पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? और सवाल यहाँ सिर्फ पढ़ाई का नहीं है, मन तो वास्तव में कहीं लगता ही नहीं है। फिर आप कहोगे कि नहीं मन तो हमारा बाकी चीज़ों में बहुत लगता है, खेलने, कूदने, मस्ती करने में, टाइम पास करने में, मूवी देखने में, घूमने में, फिरने में, बहुत जगह हमारा मन लगता है। पर यकीन मानो तुम्हारा मन वहाँ भी नहीं लगता है, तुम्हें लगता है। क्योंकि जो शिक्षा होती है वो वर्तमान में होती है, उसको पढ़ना वर्तमान में पड़ता है। तुम आज पढ़ोगे, कल एग्ज़ाम दोगे, लेकिन पढ़ना तो तुम्हें अभी और इसी वक़्त, इसी समय पड़ेगा ना। तो तुम अभी तो पढ़ने को तैयार नहीं हो, क्यों? क्योंकि मन कभी भी वर्तमान में रहने के लिए तैयार नहीं होता। जितनी भी चीज़ें तुम एन्जॉय करते हो या सुख लेते हो या मज़ा लेते हो या जिसमें तुम्हें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो सब भविष्य में होता है। क्योंकि मन हमेशा भविष्य में दौड़ता रहता है, तुम्हारी कल्पनाओं में या तो तुम्हारे भूतकाल में, या तो भविष्य में है, या तो भविष्य में है, या तो भूतकाल में। या तो तुम्हारा मन भूतकाल में जीता है या भविष्य काल में जीता, वो वर्तमान में आने को तैयार नहीं है, और तुम्हें पढ़ना वर्तमान में पड़ता है, इसी वक्त यहीं। जब तुम पढ़ने के लिए बैठते हो तो तुम्हारा शरीर भी यहाँ बैठा होता है और तुम्हारा मन भी यहाँ बैठा। सवाल ये नहीं है कि शिक्षा को तुम कितना मजेदार बना देते हो, कितना स्पाइसी बना देते हो। पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा ना। कोई काम सीखने के लिए, कोई काम करने के लिए, या कोई काम में मन लगाने के लिए, या काम को किसी तक कंसंट्रेट करने के लिए तुम्हें मन को तो वर्तमान में ही लाना पड़ेगा ना। वो बात अलग है कि जिस काम में तुम्हें इंटरेस्ट आता है, जिस काम में तुम्हें कहीं न कहीं उसको खोजने में, उसको ढूँढने में, किसी प्रश्न को हल करने में, जब तुम तल्लीनता से लग जाते हो, किसी चीज़ को बनाने में, किसी चीज़ को समझने में, तुम्हारी जिद बन जाती है, या तुम्हारे अंदर का एक पैशन जाग जाता है कि नहीं, मुझे इसे खोजना है, मुझे इसे जानना है, मुझे इसे समझना है। मैं जब तक इसे समझ नहीं लूँगा, यकायक तुम अपने आप कंसंट्रेट हो जाते हो। तुम्हारा मन अपने आप वहाँ गायब हो जाता है और तुम उस वर्तमान स्थिति में चले जाते हो। सवाल वही है कि मन किसी तरह चला जाए। जिस काम में तुम कहते हो कि इस काम में मुझे रात दिन लग गया, दिन भर लग गया, कोई चित्रकार चित्रकारिता कर रहा है, कोई गणित का प्रश्न का कोई गणित के प्रश्न को सॉल्व कर रहा है, तो सवाल फिर भी घूम फिर के वही है। जब उसको उस चीज में इंटरेस्ट हो जाता है, उस चीज में उसका मन लग जाता है, तो मन लगने के कारण, जिसको तुम कहते हो मन लगना, एक्चुअली वो मन वहां लगता नहीं है, मन वहां होता ही नहीं। क्योंकि तुम यकायक जाने अनजाने इनडायरेक्ट फॉर्म में तुम वर्तमान में आ जाते हो। और जिस चीज को भी, या तो कोई ऑब्जेक्ट तुम्हें, जैसे तुम तो एक सब्जेक्ट हो, यदि कोई ऑब्जेक्ट तुम्हें किसी तरह से वर्तमान में ले आए, तो भी तुम्हारा मन स्वतः गायब हो जाए। और या तो तुम अपने मन को गायब कर दो और सब्जेक्ट को वर्तमान में रख दो ऑब्जेक्ट के साथ, ये दोनों एक चीज है। लेकिन सवाल यहाँ फिर भी वो मन का ही आ रहा है कि मन यदि भविष्य में लगा हुआ है, क्योंकि मन का स्वभाव है, मन का स्वभाव क्या है, या तो वो भविष्य में होगा या तो भूतकाल में होगा, या तो वो विचारों की श्रृंखलाओं में जिएगा, या तो भविष्य की कल्पनाओं में जिएगा, सपनों में जिएगा। इसलिए तो बहुत से लोग असफल रहते हैं, क्योंकि वो जो चीज करना तो चाह रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम से वो बहुत खुश हैं। तुम चाहते हो डॉक्टर बन जाओ, तुम चाहते हो इंजीनियर बन जाओ, तुम चाहते हो बहुत बड़े लेखक बन जाओ, तुम चाहते हो बहुत बड़े, मैं सीए बन जाऊं, अकाउंटेंट बन जाऊं, आईएएस बन जाऊं, आईपीएस बन जाऊं, कलेक्टर बन जाऊं। अब उसका सपना, वो तो बहुत बड़ा है। अब तुम भविष्य में उस सपने को देखते हो, तुम सोचते हो मैं बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाऊं। लेकिन उन उसके लिए जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे कोई कर्म हो, चाहे कोई काम हो, वो जितने काम है वो तुम्हें भविष्य में तो नहीं कर पाओगे ना, उन्हें तो वर्तमान में करना पड़ेगा। और तुम्हारा मन जो है, भविष्य की कल्पनाओं में, सपनों में जीता रहता है। तुम कलेक्टर बन के ऐसा करोगे, ये रोब झाड़ोगे, तुम्हारी ये महान होगी, प्रतिष्ठा होगी, तुम ऐसे कपड़े पहनोगे, तुम लोगों को ऐसा एटीट्यूड दिखाओगे, सब आके तुम्हारे जी हुजूरी करेंगे। तुम रात में सोते हो, सपने देखते हो, तुम सोचते हो मैं ये काम कर लूंगा तो इतना बड़ा मैं उद्योगपति बन जाऊंगा, पैसा हो जाएगा, धन हो जाएगा, मैं अभिनेता बन जाऊंगा, नेता बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा। लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकानी है वो तो अभी वर्तमान में चुकानी पड़ेगी ना। और वर्तमान में तुम ठहरने को राजी नहीं। इसलिए तुमने देखा है, जो लोग बहुत ज्यादा सपने देखते हैं, दिन में भी बैठ के सपने देखते हैं, रात में भी बैठ के सपने देखते हैं, सोचते रहते, ये बन जाऊंगा, ये कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अंत में वो कुछ कर नहीं पाते। कारण क्या है? कारण ये है कि सारी जो उनकी ऊर्जा है, वो मन तो भविष्य और भूतकाल में ले जाके रख देता ना।
उनका कंसंट्रेशन, उनका फोकस सारा वर्तमान से हटके भविष्य या भूत में ही चला जाता है। तो जब वो फोकस ही नहीं कर पाएँगे वर्तमान में, जिसके लिए उन्हें मेहनत करनी है, कर्म करना है, कर्म तो उनका होगा ही नहीं ना। ये तो वही बात हो गई ना कि फल की इच्छा में ही रह गए, कर्म का प्रयास ही नहीं किया। जो कृष्ण ने तुमसे कहा कि फल की इच्छा मत करना, कर्म करते जा। कारण यही था, क्योंकि अगर तुम फल की तरफ जाओगे तो तुम्हारा मन जो है भविष्य की तरफ चला जाएगा, वर्तमान की तरफ नहीं रहेगा, भूतकाल में डोलता रहेगा, सपनों में, कल्पनाओं में, संकल्पों में, इधर-उधर सब तरफ घूमता रहेगा। और जब मन ही तुम्हारा घूमता रहेगा तो तुम्हारी ऊर्जाएँ तो सब तरफ बिखर जाएँगी, तुम्हारी ऊर्जा तो भविष्य में चली जाएगी, भूतकाल में चली जाएगी। और जिस चीज़ के लिए तुम्हें जो कर्म आज करना है, उसका परिणाम, उसका फल तो तुम अभी से ही अपने ज़हन में लेना शुरू कर दोगे। अब तुम सोचते हो कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, तो प्रधानमंत्री बनने का जो सुख है, वो तो तुम सारा अपने मन में ही भोग ले रहे हो। इसलिए जब तुम बन भी जाओगे तो तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगी। ये भी बड़ी गज़ब की बात है। ऊर्जा नहीं रहेगी, ताकत नहीं रहेगी, क्षमता नहीं रहेगी। इसलिए तो जो चीज़ तुम सपने में देखते हो, या भविष्य में देखते हो कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। एक दिन वो स्वतः यदि तुम जैसे-तैसे यदा-कदा सौभाग्य से या अपने भाग्य से या अपनी मेहनत से या किसी भी तरीके से, अगर तुम्हें वो अचानक से मिल भी जाती है, यदि यदा-कदा वो किसी तरह तुम्हें अगर मेहनत से या किसी भी तरीके से बाय एनी हाउ, या तुम्हारे माँ-बाप ला देते हैं, तुम्हारा कोई दोस्त ला के दे देता है, या तुम्हें गिफ्ट में मिल जाता है, कैसे भी यदि तुम्हें वो चीज़ अगर मिल भी जाती है, तो होता क्या है? वो मिलते ही तुम्हें अचानक से उससे वैराग पैदा हो जाता है। तुम्हारा मन भर जाता है। 4 दिन उस चीज़ को यूज़ करते हो, चलाते हो, कपड़ा लत्ता, गाड़ी घोड़ा भरो, कुछ भी। यही तुम्हारा स्वभाव है, क्योंकि तुम उसको मन में भोग चुके हो। तुम सोचते हो कि अगले दिन मैं ऐसी यात्रा करूँगा, यहाँ घूमूँगा, वहाँ, अब तुम रात भर उसके सपने देख रहे हो, तुमने रात में भोग लिया उसे। अब तो जब तुम, एक तो क्या होता है, कल्पनाओं के हिसाब से तुम्हारी यथार्थ अवस्थाएँ कभी नहीं होती। जैसा तुमने रात भर सोचा, ज़रूरी है चीज़ें कल वैसी ही हो, ज़रूरी नहीं। तुम नहीं जानते उस जगह को, उस प्लेस को, उसकी आबो-हवा को, तुम अपने खुद के शरीर को नहीं जानते कल वो कैसा रहेगा, अपने दिमाग को, अपने मनोमस्तिष्क को, अपनी भावनाओं को तुम नहीं जानते, किस मूड में रखते। तुमने लेकिन रात भर में पूरी कल्पनाएँ कर ली, मैं ऐसे घूमूँगा, इधर जाऊँगा, इस पे आउटिंग करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन जब वो चीज़ हो भी रही होती, लेकिन तुम्हें कोई मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसका रस तुमने अपने दिमाग में ले लिया, अपनी कल्पनाओं में ले लिया, और कल्पनाओं के हिसाब से वास्तविकता कभी होती नहीं। इसलिए या तो तुम्हें वो चीज़ों की कंपेयरिंग मिल जाएगी, मैंने तो सोचा था ऐसे ऐसा मज़ा मिलेगा, ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा आनंद मिलेगा, लेकिन वो मिलता नहीं। इसलिए तुम्हारे जो वास्तविक सुख होंगे, जो परम सुख होंगे, या ज़िंदगी के जो सबसे अच्छे क्षण होंगे, वो तुम्हारी सोच से परे होंगे। उनके लिए कभी तुमने सोचा नहीं होगा, यकायक कभी घटित घटित हो गए, जो तुमने कभी सोचा नहीं और अचानक तुम्हें मिल गया, प्राप्त कर लिया, और अचानक से तुम्हें झोली में एक गिफ्ट की तरह आ गया। इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी के जो सबसे अच्छे पल होंगे, वो ऐसे गिफ्ट ही आए होंगे, और तुम्हारे बुरे पल भी वैसे ही होंगे, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं, जाना नहीं। इसलिए तो तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, वो तुमने वास्तव में तो कभी सोचा ही नहीं। तो जो तुम्हारी पढ़ाई का स्तर है, वो तुम्हारे मन पे टिका हुआ है। इसलिए तो हम अपनी शिक्षा का स्वरूप थोड़ा बदलने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि ठीक है, बच्चों को कुछ ऐसा टेक्निकल सिखाने की कोशिश करें, हम उनको प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करें, हम उनको चीज़ों को दिखा के, समझा के, चित्र के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, मूवी के माध्यम से, हम किसी तरह से उसे दिखाएँ। आपने देखा है, जब किसी चीज़ को आप रटते हो या किसी चीज़ को आप सुनते हो कानों से, वो जल्दी याद नहीं होता। लेकिन जब आप किसी चीज़ को देखते हो, वो आपके दिमाग में प्रोजेक्ट करता है। अब एक जैसे एक छोटी-सी किताब है, जो पहले हम लोग भी पढ़ा करते थे, जनरल नॉलेज की, उसको लूसेंट कहते हैं। अब मैं कहता हूँ कि अगर उस लूसेंट को तुम किसी तरह एक मूवी का फॉर्म दे दो, या उसकी छोटी-छोटी, छोटी-छोटी परतों में एक पिक्चर बना दो, या कोई इसकी वेब सीरीज़ बना दो पूरी लूसेंट, अपने तरीके से। आज जितने भी चीज़ें हैं, वो तुम्हें कहीं न कहीं चित्रों के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। यूट्यूब पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, तुम्हें नए-नए शिक्षक मिल रहे हैं। ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मूवी, पिक्चर, और कहीं न कहीं प्रोजेक्शन के माध्यम से वो सारी चीज़ें तुम्हें दिखाते हैं। उसमें तुम्हें जल्दी समझ में आता है, जल्दी तुम्हारे दिमाग में बैठता है। लेकिन फिर भी मैं वहाँ कहता हूँ, समझ में भी उसे ही आएगा, ज्ञान में उसी के ही आएगा, जो उस समय वर्तमान में हो। इसलिए आज इतनी टेक्नोलॉजी विकसित होने के बाद भी, शिक्षाओं का स्वरूप बदलने के बाद भी, शिक्षाओं का टेक्निक बदलने के बाद भी, आज तुम्हें कला में भी डालने के बाद भी बहुत से लोग अशिक्षित रह जाते हैं, पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, बहुत आगे बढ़ नहीं पाते। अगर एक टीचर के अगर 20 स्टूडेंट हैं, तो 20 में से 2 या 4, 5 ही हैं जो वास्तव में पढ़ाई करते हैं, बाकी पढ़ाई नहीं कर पाते।
अब तुम उनको तुम्हारे मोटिवेशनल स्पीकर्स तुम्हें उन्हें कह देंगे कि नहीं वो इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि वो मोटिवेटेड नहीं। कुछ कुछ शिकायत करेंगे कि भाई हमें याद नहीं होता। कुछ शिकायत करेंगे कि भाई हमारा मन ही नहीं लगता। कुछ शिकायत करेंगे कि नहीं तुम्हारा मन इस काम को करने के लिए नहीं है, तुम ये काम कर रहे हो इसलिए तुम सक्सेस नहीं हो। लेकिन पढ़ना तो बेसिक है ना। 10वीं तो तुम्हें करनी पड़ेगी, 12वीं तो तुम्हें करनी पड़ेगी क्योंकि 10वीं जो है या 12वीं है या 12वीं तक है वो तुम्हें प्रौढ़ता प्रदान करती है, तुम्हारे दिमाग को घिसने का काम करती है। सवाल ये नहीं है कि तुम हुमायूं को पढ़ रहे हो, अकबर को पढ़ रहे हो या बाबर को पढ़ रहे हो। मैं हालाँकि उसके विरोध में भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके पक्ष में भी नहीं है क्योंकि ये स्तर थोड़ा बदलना ज़रूरी है। हम क्यों वापस इस इतिहासकारों को देखते हैं, हिस्ट्री को बार-बार उड़ेलते हैं, देखते हैं, उन्हें रटते हैं। उसके बजाय हमें कुछ जीवन की शिक्षाएँ पढ़नी चाहिए, जीवन के महत्व को पढ़ना चाहिए, हमें आध्यात्म को पढ़ना चाहिए, हमारी जो मानसिक अवस्थाएँ, हमारा जो शरीर है, उसके बाबत हमें पढ़ना चाहिए। हम कैसे अपने आप को विकसित कर सकते हैं, हमें थोड़े नॉलेज को नहीं इकट्ठा करना है, हमें अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाना है। बुद्धिमत्ता को बढ़ाना है। ज्ञान के नाम पे हमें नॉलेज को इकट्ठा नहीं करना है। रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, रात-दिन अपने दिमाग में इतना घोटना नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं हम अपने माइंड को शार्प कर रहे हैं। शार्पनेस वो नहीं होती। तुम कितना याद कर लोगे? गूगल पे इतना कुछ भरा पड़ा है, इतना कुछ भरा पड़ा है, तुम्हें आज भी गूगल देखना पड़ता है। कितना याद? सवाल याद करने का नहीं है, सवाल मेमोरी का नहीं है, सवाल मेमोरी की शार्पनेस का नहीं है। सवाल ये है कि तुम्हारा शरीर, पूरा शरीर खुद अपने आप में एक मेमोरी है। तुम्हारे शरीर के एक-एक कण में, एक-एक सेल में अनंत मेमोरीज़ हैं। एक-एक पेड़, एक पौधे, एक पत्ते, एक पशु, एक पक्षी या यहाँ तक कि जितना भी तुम्हारा अस्तित्व जिन परमाणु, एटम इन सब चीज़ों से बना, उन सब में मेमोरीज़ है। उसको खोदना पड़ता है, उसको खोजना पड़ता है, उसको ढूँढ के निकालना पड़ता है। सवाल है यहाँ खोजने का, ढूँढने का। जिस इंसान के अंदर प्रश्न उठते हैं, उसी के अंदर जिज्ञासा उठती है उत्तर खोजने की। जिस इंसान के अंदर खोज उठती है, संदेह उठता है। जिस इंसान के अंदर कुछ जानने की प्रबलता या जिज्ञासा पैदा होती है, और जिज्ञासा तुम्हारी ज़िंदगी में क्या रही है? खुद को जानने की, खुद को पहचानने की, अपने शरीर को जानने की, अपने आस-पास के माहौल को जानने की, अपने मन को जानने की। तुम अपने मन को तो जानते नहीं हो, अपने शरीर को तो जानते नहीं हो, अपनी बुद्धिमत्ता को तो जानते नहीं हो, अपनी प्रवणता को तो जानते नहीं हो। ज़िंदगी को कैसे जिया जाए उसका तुम्हें नॉलेज नहीं है। तुम्हारे व्यक्तित्व का तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम्हारे स्वभाव का तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे मन का तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे भाव का तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे भाव शरीर का तुम्हें पता नहीं, तुम्हें इन सब चीज़ों की कोई जानकारी नहीं। सिर्फ थोतों की तरह तुम फिर रटने बैठ। क्यों? क्योंकि तुम्हें समाज में किसी तरह से सम्मान पाना है, पैसा पाना है, रुतबा पाना है। लेकिन तुम आधे थोते मनुष्य ही रह जाते हो, टूटे-फूटे, बिखरे हुए। मैं तुम्हें तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था को बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके मेन इंग्रीडिएंट, मेन कंटेंट, मेन बेस मटेरियल की बात कर रहा हूँ। यदि तुम्हारे मन पर ही तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, तुम्हारे मन पे ही तुम्हारा काबू नहीं है, तो तुम चाहे कितने बड़े भी शिक्षित हो जाओ, कितने भी बड़े पढ़ लिख लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, जीवन की सफलता तुम्हारे हाथ में नहीं है। सौम्यता तुम्हारे हाथ में नहीं है। जीवन को व्यक्तित्व की तरह नहीं जी पाओगे। इसलिए तो कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का जो जीवन होता है, उनके मन के द्वारा विकसित होता है। वो मन को पूर्णतः नियंत्रित कर लेते हैं। मन की शक्ति को पहचान लेते हैं, मन की कला को पहचान लेते हैं। अब तुम कहते हो कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं हो रहा है या फिर मैं मेरा मन ही नहीं लग रहा, मैं पढ़ाई में अटकाव हो रहा है, मैं कुछ भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे याद नहीं हो रहा। या मैं तो पढ़ना तो चाहता हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी बुद्धि उतनी विकसित नहीं है। देखो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्तर होता है। ये तुम्हारे स्वभाव पे डिपेंड करता है। अब तुम्हें 10वीं या 12वीं तक तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी करो, तुम उससे तो निखर नहीं सकते ना। लेकिन सवाल फिर भी उसका नहीं है। शिक्षा का जो स्वरूप है वो दिन-ब-दिन बदलता जा रहा है। उसका स्वरूप अलग होता जा रहा है। दिन-ब-दिन हम उसको और ईज़ी भी करते जा रहे हैं, उसको थोड़ा टेक्निकली करते जा रहे हैं, उसको उसमें थोड़े कई कई तरह की अलग-अलग संभावनाएँ हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे आज गैजेट्स लेके पढ़ रहे हैं, लैपटॉप लेके पढ़ रहे हैं, हर तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ बेस मटेरियल हमारा प्रशिक्षित नहीं है। एक बच्चा जब एंड्रॉइड चलाता है तो उसे तुम्हें शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसे एंड्रॉइड कैसे चलाना है। छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि उसे कैसे चलाना। लेकिन सवाल फिर भी वहाँ पे गलत हो रहा है। वो एंड्रॉइड इसलिए चला रहा है क्योंकि उसका मन उसके साथ राज़ी है और वो एंड्रॉइड उसे बर्बाद कर रहा है। वो वेब सीरीज़ देखेगा, हो सकता है वो कार्टून भी देखेगा। यदि एक बच्चे को तुम रात-दिन शिक्षा के माध्यम से एबीसीडी का ही कार्टून दिखाओ, रात-दिन दिखाओ, यूट्यूब पे दिखाओ, इंस्टाग्राम पे दिखाओ या किसी पे भी दिखाओ, तुम देखना वो बच्चा विकृत हो जाएगा। वो हो सकता है उन चीज़ों को सीख ले या ग्रहण भी कर ले, पर वो विकृत हो जाएगा।
क्योंकि सवाल ये नहीं है कि आप कितनी जानकारी ले रहे हैं। सवाल ये है कि आपका मन आप पर कितना नियंत्रित है, आपके पास कितना नियंत्रित है। क्योंकि यदि आपका मन नियंत्रित नहीं हो, तो सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं रह जाएगा कि आप शिक्षा में वहां बैठ रहे हो, कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि जिंदगी भर तो आप शिक्षा लोगे नहीं। कभी आप बच्चे भी पैदा करोगे, विवाह भी करोगे, गर्लफ्रेंड भी रखोगे, उद्योग उद्योग भी लगाओगे, पैसा भी कमाना है, समाज की सारी धारणाओं के साथ हमें लड़ना भी है, जीना भी है। वहां हर चीज होगी, तो मन तो तुम्हारे हर कदम कदम पे खड़ा होगा, मन तो तुम्हारे साथ ही चलेगा। और उस मन को नियंत्रण करना तुम्हें नहीं आता, मन को तुम्हें भविष्य से वर्तमान में लाना नहीं आता। इसलिए जब तुम शिक्षा करते हो, या तुम पढ़ाई करते हो, जब तुम एजुकेशन में बैठते हो, या तुम कुछ लिखते हो, या तुम किसी चीज में कंसंट्रेट करते हो, किसी चीज को समझने में लगाते हो, तो तुम्हारी बुद्धि को वहां पे थोड़ा घिसना पड़ता है, तो उससे जोर पड़ता है। लेकिन असल बात उसका भी नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं। असल बात है कि मन को तुम्हें वर्तमान में लाना पड़ता है। शिक्षा मात्र, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति इस पूरी दुनिया में, इस पूरी पृथ्वी पे नहीं होगा, कोई भी एक सिंगल सा व्यक्ति जो ये कह दे कि हाँ मुझे पढ़ना पसंद है। पढ़ना वास्तव में किसी को पसंद नहीं। और जो कहता है कि मुझे पढ़ना पसंद है या मुझे ज्ञान अर्जित करना पसंद है, तो समझ लेना वो खोजी होगा, वो खोज करना चाह रहा है। यहाँ मैं बात पढ़ाई से अलग की कर रहा हूँ, वो कुछ खोजना चाह रहा है, वो अपने हर प्रश्नों का उत्तर चाह रहा है। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को शुरू से ही उस माहौल में ढालने की कोशिश करते हैं। हम उसको शुरू से ही शिक्षा में डाल देते हैं, स्कूल में डाल देते हैं, हम उसे डराते हैं, धमकाते हैं, उसे ट्यूशन में डाल देते हैं, इंस्टीट्यूट में डाल देते हैं। हम उसके अंदर बहुत बड़ा एक अहंकार पैदा करते हैं। तुम्हें समाज में अगर मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, रुतबा चाहिए, तुम्हें कोई बहुत बड़ी शिक्षा चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तुम्हें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या कोई बहुत बड़ा अधिकारी बनना है, तुम्हें बहुत धनवान बनना, उद्योगपति बनना है, या कुछ भी बनना है, या बाहर जाना, विदेश की नौकरी करनी है। लेकिन ये सारा जमावड़ा होता क्या है? धन के लिए तो होता है। तुम कल को कह दो कि कोई भी शिक्षित इंसान, कोई भी पढ़ लिख लेगा, अब उसको पढ़ने के बाद हम नौकरी नहीं देने वाले, या उसको इतना पैसा नहीं मिलने वाला, या धन नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। तुम देख लो, 100 में से 99% लोग चले जाएंगे, वो नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ाई वढ़ाई एजुकेशन सब छोड़ देंगे। क्योंकि तुम्हारे जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, शिक्षा का सिस्टम है, वो तुम्हारी रोजगार से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे टैलेंट से नहीं जुड़ा हुआ है। वो तो बहुत ही ज्यादा कदा कोई बच्चा ऐसा होता है जो अपनी शिक्षा को अपने टैलेंट, अपने स्वभाव से जोड़ लेता है, ये जुड़ जाता है उसके स्वभाव में। अब जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, उसको एक इंटरेस्ट है किसी के शरीर को चीर फाड़ के देखना, उसके अंदर जानना, बीमारियों को जानना, बीमारियों को समझना, बीमारियों के प्रति एक उसका एक अलग तरह का पैशन बना हुआ है। किसी को बिजली करने की खोज, बिजली निकालने की, बिजली के बारे में जानने की, किसी को गाड़ी बनाने की। तुमने देखा जब तुम अपनी गाड़ी भी मॉडिफाई कराते हो, तो सड़क में जो तुमने देखा होगा, सड़क पे ही जो छोटी 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 दुकानें होती हैं, जो मैकेनिक्स वगैरह बैठे होते हैं, वो कितने धुरंधर होते हैं, कितना उनका दिमाग तेज होता है। तुम शोरूम में नहीं लेके जाते हो मॉडिफाई कराने, तुम उनके पास ले जाते हो। उनके पास भी इतनी बुद्धि होती है कि वो जुगाड़ उगाड़ लगा के तुम्हारी गाड़ी को एकदम मॉडिफाई कर देते हैं, और कम पैसों में तुम्हारा काम हो जाए। तो सवाल है अनुभव का, हुनर का। हुनर आता कहाँ से? शिक्षा से नहीं आता। शिक्षा तो उसे एक माध्यम बनाती है, एक अवस्था देती है। शिक्षा का मतलब क्या है, थोड़ा समझो। शिक्षा का मतलब है, जो तुम्हारे पूर्वजों ने जो ज्ञान अर्जित कर लिया, अब वो पूर्वज तो जिंदा नहीं रहेगा, उनकी बुद्धि तो जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन उनकी मेमोरी न मर जाए। मेमोरी को तो हम किसी तरह से संग्रहित कर नहीं सकते। अभी तक हमारे अंदर वो क्षमता नहीं आई है कि हम किसी की मेमोरी को सीधा ट्रांसफर कर लें। लेकिन भविष्य में ये अवस्था आ जाएगी कि आपको चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक चिप दे दी जाएगी, या आपको किसी तरह की कोई चीज पिला दी जाएगी, या आपके दिमाग में कोई चीज फीड कर दी जाएगी, कि आपका पूरा मनोमस्तिष्क ऑटोमेटिक सारी चीजों में गूगल चलने लगे। तो जो मेमोरीज उन्होंने बनाई, जो चीजें उन्होंने खोज की, जिसे उन्होंने जाना, पहचाना, चाहे वो एटम हो, परमाणु हो, चाहे वो कोई भी चीज, जो उन्होंने गहनता से जान लिया, पहचान लिया, तो उसे उन्होंने लिख दिया। ताकि तुम्हें अपनी जो मेहनत, क्योंकि तुम्हारे पास शरीर लिमिटेड लिमिटेड है, तुम वापस से उसे शुरू से तो खोज नहीं पाओगे। और अगर तुम वापस से उसे खोजने में लग जाओगे, तो जो बना के गए हैं वो खोज बेकार हो जाएगी। तो उसका एक संग्रह कर दिया, उसको एक किताबों में लिपिबद्ध कर दिया गया, तुम्हारे कंप्यूटर में लिपिबद्ध कर दिया गया, गूगल में लिपिबद्ध कर दिया, ताकि वो मेमोरी कहीं खो ना जाए।
पहले वो इंसान के मस्तिष्क में यानी पहले किताबों में लिखी जाती थी और किताबों के माध्यम से इंसान के मस्तिष्क में जाया करती। अब वो गूगल पे जा रही है। तो शिक्षा का मतलब यही है कि जो तुम्हारे पूर्वजों ने जो चीज़ ज्ञान हासिल किया, जो अनुभव हासिल किया, उसके लिए तुम्हें वापस से मेहनत ना करना पड़े, उतनी मेहनत ना करना पड़े, उसे एक सूचीबद्ध कर दिया गया, एक लेखबद्ध कर दिया गया, ताकि वो तुम्हें रेडीमेड मिल जाए, ताकि तुम उससे आगे की यात्रा कर सको। क्योंकि उनकी जीवन की एक एक आधारशिला थोड़ी-सी उतनी थी, एक लिमिटेड थी। उन्हें नहीं पता था 70 साल जिएँगे, 50 साल जिएँगे, 1 करोड़ साल जिएँगे, कब तक जिएँगे, वो तो खुद नहीं जानते। लेकिन उन्हें पता है कि हमारी एक एवरेज एज है 70 साल की, 80 साल की, 100 साल की या ज़्यादा से ज़्यादा 50, 70 या एक एवरेज एज बनी हुई है। जब वो उस एवरेज एज के अनुसार उन्हें पता है कि उनकी ज़िंदगी खत्म हो सकती है, तो उन्होंने उसे लेखबद्ध कर दिया। उसी को तुमने आज उसको और विस्तार कर लिया। अब तुम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए लेखबद्ध करके जाओगे। चीज़ें इस तरह से विस्तारित हो जाएगी। इसी को शिक्षा कहते हैं कि भाई वो चीज़ बची हुई है, लेकिन उसे समझने के लिए तुम्हारे अंदर कोई कैपेसिटी तो होनी चाहिए। क्योंकि वो जो उन्होंने लिख के गए हैं, जो उनके पास जो पासवर्ड थे, जो उनके पास कोड थे, जो उनके पास जितने फ़ॉर्मूलाज़ थे, उनको कोड करने के लिए भी तो तुम्हें शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी ना। उनको कोड कैसे करोगे? उन्हें जानोगे कैसे? पहचानोगे कैसे? कोई तो चाहिए जो उसको एक परंपरा के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देता जाए, उसी को मैं शिक्षा कहता हूँ। शिक्षा इसलिए कहता हूँ शिक्षा ज़रूरी है। जब तुम बचपन में स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, चीज़ों को देखते हो, समझते हो, जब भाषा सीखते हो, इंग्लिश सीखते हो, हिंदी सीखते हो, संस्कृत सीखते हो, अलग-अलग तरह की भाषाएँ सीखते हो, सब चीज़ें नॉलेज गेन करते हो, फिर तुम्हारे अंदर एक कैपेसिटी आती है चीज़ों को समझने की, जानने की, तब तुम्हें एक प्यूरिफिकेशन दिया जाता है कि अब तुम मैथ साइंस ले लो, बायो ले लो या तुम उससे समझ में आता है ना कि तुम्हारी यूटिलिटी क्या है? तुम क्या चीज़ अच्छे से पढ़ सकते हो, इसलिए तो वहाँ परसेंटेज देखा जाता है कि मैथ साइंस में ये लड़का अच्छा रहा है, 10वीं तक इसका मैथ साइंस अच्छा रहा। तो उसको फिर मैथ साइंस के हिसाब से डाल दिया जाता है, फिर बायो के, कॉमर्स के हिसाब से, आर्ट्स के हिसाब से, इस तरीके से डाल दिया जाता है। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति थोड़ी अभी कमज़ोर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो मैथ साइंस का बहुत अच्छा स्टूडेंट बन सकता था, जो बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता था, कई बार वो 10वीं में अच्छे नंबर नहीं ला पाता। कई बार ऐसा होता है। कई बार जिसे जज देखता है इंडियन आइडल में और वो सोचता है कि ये अच्छा संगीतकार है, गायक नहीं बन सकता, लेकिन वो बहुत अच्छा नाम कमा लेगा। सवाल ये नहीं है, सवाल है बुद्धिमत्ता का। शिक्षा तो ज़रूरी है, शिक्षा क्योंकि उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के जो बीच की जो व्यवस्था है, उसको जानने के लिए तुम्हें शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बेस मटेरियल तुम्हारी ज़िंदगी के हर एक कोने में एक ही बात की आएगी और वो ये है, किस तरीके से तुम अपने मन को वर्तमान में ला सकते हो। हर चीज़ में, हर पहलू में, तुम चाहे पढ़ाई करो या ना करो। अगर तुम अपने बाप के साथ जाके किसी काम धंधे में भी बैठ जाओगे, तब भी वहाँ यही खेल होगा। उस काम में भी मन तुम्हारा तभी लगेगा जब तुम्हारा मन जो है वर्तमान में। उस काम को भी तभी तुम अच्छे से कर पाओगे जब तुम्हारा मन वर्तमान होगा। तुम अपने शरीर को, अपने मनोमस्तिष्क को सिर्फ़ ये धारणा दे देते हो कि चलो इससे मुझे प्रॉफ़िट होगा, इससे मुझे 1 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा, इससे मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो चलो मैं किसी तरह से तुम अपने मन को राज़ी कर लेते हो उस वासना के लिए जो भविष्य में मिलेगी, तो तुम कहते हो चलो ठीक है मैं इस काम को अभी वर्तमान में कर लेता हूँ। लेकिन वो भी तुम क्या करते हो मजबूरी में। तुम जाके किसी ऐसे दुकान पे बैठते हो जहाँ तुम्हें गर्मी भी लगती है, पसीना भी लगता है, तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ती है, तोड़-फोड़ भी करनी पड़ती है। तुम्हें वहाँ पे अच्छा खासा अपने शरीर से बल मेहनत करनी पड़ती है, चाहे तुम कूड़े वालों को देख लो, चाहे तुम फैक्ट्री वालों को देख लो, चाहे जहाँ पे तुम्हारा जिस लोहे का काम होता हो, जिस अलग-अलग तरीके से जितना भी तुम देख लो, चाहे तुम कपड़े वालों को देख लो। हर तरह के अलग-अलग इंसान तुम्हें मिलेंगे अलग-अलग काम करते हुए। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि तुम्हें भविष्य में उससे पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो शिक्षा का जो है वास्तविक मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब है सीखना। और सीखना सिर्फ एक चीज़ से नहीं होता। ये नहीं है कि तुमने साइन थीटा, कॉस थीटा सीख लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सीख लिया। वो तो तुम्हारे तुम्हारे दिमाग को घिसने के लिए बनाया गया है, ताकि तुम अपने दिमाग को चलाना सीख लो। थोड़ा उसको पैना करना सीख लो, उसका इस्तेमाल करना सीख लो। यद्यपि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे होते हैं, लेकिन दिमाग उनके पास कुछ नहीं होता। बुद्धिमत्ता का कोई विकास नहीं होता। नॉलेज उनके पास होगी, याददाश्त उनकी अच्छी होगी, हर चीज़ होगी, पर बुद्धिमत्ता वो नहीं है। और बुद्धिमत्ता तुम्हें किसी अनपढ़ या अंगूठे छाप के आदमी के पास भी मिल जाएगी। और तुम देखना जो तुम्हारे बहुत बड़े व्यवसायी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, पैसे वाले होते हैं, धनवान लोग होते हैं,
वो ज़्यादातर वो ऐसे ही होते हैं, अनपढ़ ही होते हैं या जिन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी जो ब रचनाएँ की हैं, कि किसी उद्योग में बहुत बड़ा विकास किया है, चाहे वो मोबाइल बनाए हो, तुम अच्छी तरह जानते हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो किसी भी तरह के लोग हों या बहुत बड़े-बड़े उद्योगपति हो, उनकी पढ़ाई बिल्कुल निम्नतम स्तर की होती है, बस नाम मात्र की कह देने के लिए कि हाँ भाई उन्होंने ग्रेजुएट कर लिया। तो शिक्षा का मतलब होता है सीखना। एक बाप अपने बेटे को अपना रोज़गार सिखाता है, अपना काम सिखाता है, अपना उद्योग सिखाता है, उसको तरीका सिखाता है, ये काम कैसे करना है। एक कुम्हार अपने बच्चे को सिखाता है, एक किसान अपने बच्चे को सिखाता है। एक कपड़े वाला जो जो अपनी दुकान में कपड़े की दुकान है, वो अपने बच्चे को सिखाता है कि किस तरीके से बेचना है, किस तरीके से सेल्समैनी करना है, कहाँ से कपड़ा आता है, कैसे आता है। कोई गत्ते वाला हो गया, कोई सुनार हो गया, वो भी अपने बच्चे को काम सिखाता है। तो सवाल ये है कि शिक्षा का मतलब होता है सिखाना यानी सीखना। आप पूरी ज़िंदगी ही कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। सवाल ये नहीं कि आप स्कूल में जाके क्या सीख रहे हो। सवाल तो ये है कि आप घर में भी क्या सीख रहे हो, लोगों को देख के क्या सीख रहे हो, समाज से क्या सीख रहे हो, देश से क्या सीख रहे हो, अपने आप से क्या सीख रहे हो, अपने शरीर से क्या सीख रहे हो। उस परमात्मा ने जो तुम्हें शक्ति दी है, उससे क्या सीख रहे हो, उस प्रकृति से क्या सीख रहे हो, इन रचनाओं से क्या सीख रहे हो। समाज में जितने तरह की पद्धतियाँ चल रही, उनसे क्या सीख रहे हो, अपने माँ-बाप से क्या सीख रहे हो, भाई-बहनों से क्या सीख रहे हो, अपनी पत्नी से क्या सीख रहे हो, अपने गुरु से क्या सीख रहे हो, अपने बच्चों से भी क्या सीख रहे हो और अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो। सवाल है सीखना, सीखना कभी खत्म नहीं होता। इसलिए तो हम कहते हैं कि एडवोकेट क्या है? प्रैक्टिस करता है। डॉक्टर क्या है? प्रैक्टिस करता है। क्योंकि उसका सीखना कभी खत्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नई-नई इन्वेंशन्स आती रहती हैं। और मैं कहता हूँ इंजीनियर भी सीखता ही है, उसे भी प्रैक्टिस ही कहना चाहिए। क्योंकि नई-नई टेक्नोलॉजी बढ़ती है। तो सीखना कभी भी ज़िंदगी में खत्म नहीं हो सकता। तुम्हारा हर एक अनुभव कुछ सीखना है। और सीखने के लिए मात्र एक ही बेस मटेरियल चाहिए। अगर वो बेस मटेरियल तुम्हारे पास है और वो बेस मटेरियल अगर मजबूत है, ताकतवर है, तो तुम कुछ भी सीख सकते हो। सवाल ये नहीं है कि तुम जाके स्कूल में ही सीखोगे। तुम ज़िंदगी से सीख लोगे, तुम अपने आप से सीख लोगे, अपने अपने शरीर के एक-एक कण से सीख लोगे, अपनी संरचना से सीख लोगे, अपनी बुद्धि से सीख लोगे, सब चीज़ से सीख लोगे, लेकिन टूल एक ही लगेगा और उस टूल का नाम है मन को वर्तमान में। जिस व्यक्ति का मन जितना वर्तमान में ठहरेगा, जितना वो मन वर्तमान में ला सकता है, जितना वो वर्तमान में फ़ोकस करेगा, जितना वो वर्तमान में जिएगा, जितनी उसकी कल्पनाएँ और उसकी इच्छाएँ सपनों में नहीं विचरती रहेंगी, जितना वो अपनी एनर्जी को भूतकाल और भविष्यकाल में बर्बाद नहीं करेगा, जितना वो सपनों में नहीं जिएगा, भविष्य की कामनाओं में नहीं जिएगा, अपने आप को विकृत करके नहीं जिएगा। विकृत का मतलब क्या होता है? जो यहाँ है उसमें संतुष्टि ना होना, भविष्य में संतुष्टि देखना। तो जो इंसान जितना भविष्य में जिएगा, उतना उसकी ऊर्जा यहाँ-वहाँ बिखर जाएगी, फैल जाएगी। वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो पाएगी, सघन नहीं हो पाएगी। और ऊर्जा का असली खेल तो तभी है, मन का असली खेल तो तभी है, जब तुम ऊर्जा को संग्रहित कर लो और मन ही उसका काम करता है, संग्रहित कर। तो जो इंसान जितना भविष्य में रहेगा, जितना सपनों में रहेगा, जितना कल्पनाओं में रहेगा, जितना भूतकाल में रहेगा, जिसका फ़ोकस यहाँ नहीं रहेगा। जब एक बच्चा बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेलता है, एंड्रॉइड में मोबाइल खेलता है, तो उन्हें क्या लगता है कि उसका जो मन है, वो वर्तमान में होता है? नहीं, वो भविष्य में ही चल रहा होता है क्योंकि वो वहाँ पे अपनी चेतना को उस खिलाड़ी के माध्यम से जो वो गेम गेम में जो एक प्रोजेक्शन होता है, जो एक खेल होता है, जो उसमें किरदार होता है खेलने का, उसमें प्रोजेक्ट कर देता है अपने। इसलिए तो तुम रील्स बार-बार, बार-बार बदलते रहते हो, भविष्य की तरफ भागते हो। वर्तमान में जो रील चल रही है, उसपे भी तुम्हारा वास्तव में कंसंट्रेट नहीं रहता, अपने आप को खोते रहते हो। तो तुम एक रील्स रील्स क्या करती है, शॉर्ट्स क्या करते हैं, यूट्यूब क्या करते हैं, इंस्टाग्राम क्या करती है, जितनी भी रील्स है वो करती क्या है? तुम्हें तुम्हारी कल्पनाओं को उड़ान दूँ। जो चीज़ अब तुम कल्पनाओं में तो उन चीज़ों को जीते हो, जो कभी तुमने देखी नहीं है या जो जिन्हें तुम होना जानना चाहते हो, यानी रहस्य में जीना चाहते हो। तो तुम्हें क्या होता है, तुम्हें ये रील जो है, ये शॉर्ट्स जो है, वो तुम्हारी कल्पनाओं को सहारा देते हैं। तुम ऐसी-ऐसी चीज़ें देखते हो, जो तुम जानते नहीं हो, तो तुम बड़े मज़े से देखते हो, बड़े मुँह से देखते हो। तो वो सिर्फ़ तुम्हारी कल्पनाओं को सहारा देते हैं। तुम्हारे जो मन में इतनी कल्पनाएँ हैं, तुम्हारे मन में इतनी ज़्यादा जो सपने हैं या जो भी चीज़ तुम सोचते हो या जो होना चाहते हो या जो तुम्हारे विचारों की श्रृंखला बनती रहती हैं, तुम्हारी भावनाओं के साथ, तो वही चीज़ें तुम्हें रील्स में मिलती हैं। सब तुम्हारी भावनाओं, इमोशन से ही जुड़े रहते हैं, लेकिन ये सब भविष्य का है।
वर्तमान का कुछ नहीं। इसलिए तुम वर्तमान में अपने शरीर को खो देते हो, भूल जाते हो, खुद को भूल जाते हो और रील देखते जाते हो। एक देखते हो, दूसरी देखते हो, तीसरी देखते हो। अब जैसे तुम विचारों में जो चीज़ें सोच रहे थे, अब उसका काम तुम बंद कर देते हो। पहले तो तुम कम से कम विचारों में सोच रहे थे ना, अब तुम वो रील्स के माध्यम से तुमने विचारों को हटा के अपने विचारों को इधर प्रोजेक्ट कर दिया। अब वो विचार करने का काम वो रील्स कर रही है। अब वो धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है, तुम देखते जा रहे हो। अब तुमने जो इंस्ट्रूमेंट से तुम विचारों को सोचते थे, अब तुम विचारों को ना सोच के रील्स को देखना शुरू कर दिया। अब वो रील्स जो है उन विचारों की जगह ले चुकी है और वो रेडीमेड है, वो बनी बनाई है, वो और ज़्यादा रहस्यमय, वो और ज़्यादा मेकअप के साथ है, और ज़्यादा फ़िल्टर के साथ है, और ज़्यादा उसमें वीएफएक्स है, एआई है, सब कुछ है इसमें। अब टोटल बिल्कुल बदलाहट है। अब तुम देखते रहते हो। तभी तो तुम मूवी देखते हो, तभी तो तुम वेब सीरीज़ देखते हो। रहस्य मिलता है। देखते रहते हो। तुम वर्तमान में नहीं होते तो तुम्हारा मन और भविष्य में चल जाने। अब जिस इंसान का मन जो है भविष्य में जाने लगेगा, हो सकता है वो पढ़ने के लिए उसका दिमाग बहुत तेज हो। वो पढ़ने के लिए कभी-कभी लालच के लिए कि हाँ भाई मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, मन को वो भविष्य से हटा के वर्तमान में कुछ क्षण के लिए लगा दे। लेकिन उसका मन जो है स्थायी नहीं होगा वर्तमान में। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? चिड़चिड़ा होगा, गुस्सैल होगा। हर वक़्त चिड़चिड़ाएगा, उसका कहीं पे भी वर्तमान में ज़्यादा मन नहीं लगेगा। जब तक उसके मन की कोई चीज़ होगी, उसे अच्छा लगेगा। ज़रा-सा उसके मन के परा होगा, वो पागल हो जाएगा, बौखला जाएगा, मुँह सड़ जाएगा, मूड खराब हो जाएगा, चिड़चिड़ा जाएगा। ऐसा व्यक्ति क्रिमिनल भी हो सकता है, नॉर्मल इंसान भी हो सकता है, चिढ़ भी सकता है, वो उसके जेनेटिक स्वरूप पर निर्भर करता है। लेकिन वो इंसान ज़िंदगी को अच्छे से जी नहीं पाएगा। 4 दिन खुश रहेगा और 100 दिन रोता रहेगा, बिलखता रहेगा, परेशान रहेगा। हर चीज़ में अपने मन की हिसाब माँगेगा। मन का हिसाब मतलब क्या? कि किसी तरह से वो ऐसी स्थिति हो कि वो अपने मन को भूल जाए। तो जहाँ उसके मन का हो, चाहे उसके परिवार में, उसके फैमिली में, उसके उद्योग में, उसके धंधे में, काम में, कहीं पे भी, जब उसके मन की होगी तो ठीक, नहीं होगी तो वो रोए, वो परेशान हो। फिर ऐसा व्यक्ति अपने आप के साथ खुश नहीं रहेगा और इससे जो जुड़े हुए लोग रहेंगे, वो भी खुश नहीं रह पाएँगे। तो तुम्हारा वास्तविक जो बेस मटेरियल है, जो वास्तविक बेस है, जो सीखने की कला है, सीखने की कला होती है वर्तमान। और सीख तुम तभी सकते हो जब तुम्हारा मन होगा वर्तमान में और वर्तमान में मन होता ही नहीं है। फिर सीधा चेतना होती है, ऊर्जा होती है और फिर ऊर्जा अपने आप में कंसंट्रेट हो जाती है। फिर चेतना जहाँ चाहे वहीं लगाती है, फिर कोई बिखराव नहीं होता, फैलाव नहीं होता, कुछ नहीं होता। तुमने देखा जब तुम पढ़ते हो या कोई चीज़ सीखते हो, जब तुम कोई चीज़ सीखने में लग जाते हो, पढ़ने में लग जाते हो, तो तुम्हारा मन कैसे भटक जाता है। पढ़ते-पढ़ते तुम क्या सोचने लगते हो, कल के बारे में सोचते हो, आने वाले भविष्य के बारे में सोचने लगते हो, मम्मी-पापा, भाई-बहन, दोस्त, यार, इन सब के बारे में सोचने लग जाते हो, परिकल्पनाओं में घूम जाते हो, फिर वापस चले जाते हो पढ़ने के लिए। तुम सपनों में जीने लगते हो, सपने ही देखने लगते हो, जागते-जागते सपने देखने लगते हो। ये विकृति है और कुछ नहीं है। सोते वक़्त देखते थे ये क्या कम था, अब तो तो जागते हुए देखते रहते हो। तुम देखना कोई फ्लाइट में बैठा है, कोई ट्रेन में बैठा है, उसकी आँखें एक जगह, एक दीवार की तरफ या एक दरवाजे की तरफ या किसी भी लोहे की तरफ ऐसा वो देखता रहेगा। ट्रेन की दीवार पे या ट्रेन के लोहे के जो दरवाजे बने हैं, उसी को देखता है। या तुम कहीं बैठे हो तो किसी इंसान को देखना कुर्सी पे बैठा रहेगा, वो तो ध्यान से ऐसा देखता रहेगा दीवार को या ज़मीन को। तुम सोचोगे क्या कर रहा है? वो एक्चुअली सोच रहा होता है। उसकी पलकें नहीं झपकी, वो सोच वो जागते हुए सपना देख रहा होता है। तो सवाल ये है कि सीखना और सीखना कहीं भी हो सकता है। वो किसी स्कूल के माध्यम से, किसी कॉलेज के माध्यम से, घर के माध्यम से, परिवार, समाज, कहीं पे भी हो सकता है। कहीं बाहर विदेश, कहीं पे भी हो सकता है। जिसके पास सीखने की कला है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, जिसके पास सीखने की कला है, जो सीख लेता है, जो अपने मन को भविष्य और भूतकाल से हटा के वर्तमान में ले आता है, वो हर जगह सक्सेसफुल है। यही है मूल मंत्र। वो हर जगह सक्सेसफुल है। हो सकता है वो बहुत पैसे वाले ना हो, बहुत धनवान ना हो, लेकिन वो अपने में बहुत संतुष्ट है। उसे पता होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। उसे वो जीवन की सम्यकता को पूर्ण रूप से जिएगा, पूर्ण रूप से जीवन को भोग के जाएगा। जीवन के अच्छे-बुरे हर चीज़ पहलू को वो समझ सकता है क्योंकि वो हर जगह सीख सकता है। और वास्तव में ऐसा इंसान तो गरीब हो ही नहीं सकता मैं तुमसे कहता हूँ। ये हो सकता है वो अमीरी को जानने के बाद पैसे को साइड कर दे। वो एक अलग बात है, वो उसकी प्रौढ़ता होगी, मैच्योरिटी होगी, पर वो इंसान गरीब नहीं हो सकता। उस इंसान के पास कला होगी। वो कहीं न कहीं जहाँ पे भी रहेगा, वहाँ धन कमा लेगा, पैसा कमा लेगा, नाम कमा लेगा, रुतबा कमा लेगा। वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी बना लेगा। ऐसा व्यक्ति जो अपने मन को वर्तमान में ले आए। जब मन वर्तमान में आता है, कंसंट्रेशन, फोकस अपने आप हो जाता है। फिर उसके लिए खेल हो जाती है चीज़ें। उसको किसी काम को करने के लिए मन नहीं लगाना पड़ता। मन उसका स्वतः लगने लगता है। इस बात को समझना, तुम हर काम को बदल नहीं सकते। हर काम के अलग-अलग परिणाम हैं। कुछ काम को बहुत मेहनत देनी पड़ती है, जिसका मुनाफ़ा ज़्यादा होता है, पैसा ज़्यादा होता है, धन ज़्यादा होता है।
लेकिन सवाल है वहां तुम्हारे कंसंट्रेट का। तो या तो कोई काम ऐसा चुन लो जिसमें तुम्हारा मन स्वतः लग जाए, लेकिन फिर भी उस काम में तुम्हारा मन स्वतः लग सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी में तो नहीं लगेगा। क्योंकि वापस हो सकता है तुम ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हें पसंदीदा है, तो तुम जाते हो ऑफिस में वो काम करते हो, तुम्हें पसंदीदा काम है, लेकिन जब घर में आओगे तो औरत पसंदीदा नहीं है। पुत्र पुत्र से तुम्हें बहुत अपेक्षा है, लेकिन वो तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर रहा है, तुम अपने आप से खुश नहीं हो, तुम सैलरी से खुश नहीं हो, समाज से खुश नहीं हो, चीजों से खुश नहीं हो। बहुत सारी ऐसी व्यक्तित्व होगी, तुम्हारा लड़का तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारी बेटी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा जो आसपास का जो वातावरण है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, कुछ भी परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में नहीं है, यद्यपि तुम बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो। इसका मतलब क्या है? पैसा तो तुमने कमा लिया, उस काम में हो सकता है तुम अच्छी मेहनत करते हो, कंसंट्रेट करते हो और धन भी कमा लेते हो, लेकिन बाकी जो तुम्हारी जो खुद की लाइफ है, तुम्हारी खुद की जिंदगी है, तुम रात दिन शराब पीते हो, दारू पीते हो, ये करते हो, तुम्हारे मन में बहुत तनाव है। इसका मतलब क्या है? सब कुछ पा के भी अब तुम अभी भी असंतुष्ट हो, वैमनस्य जी रहे हो, तुम अभी भी परेशान हो, दुखी हो, तुम एंजॉय नहीं कर पा रहे लाइफ का। तो फिर वो सारी चीजें हो जाने के बाद भी फायदा क्या? क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? कारण यही है कि तुम्हारा मन जो है वर्तमान में नहीं है। तो सिर्फ एक जगह पे मन को वर्तमान में ला के उस जगह की प्रतिष्ठा को पा लेने से पर्याप्त नहीं होगा, तुम्हें पूरी जिंदगी में उतारना, पूरी जिंदगी में तुम्हें मन को एक जगह केंद्रित कर लाना पड़ेगा, वर्तमान में लाना पड़ेगा, तुम्हें वर्तमान में जीना सीखना पड़ेगा। वर्तमान में जियोगे सब कुछ अपने आप बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ अपने आप बैलेंस हो जाएगा। वर्तमान में ले आओ, भविष्य से हट जाओ, भूतकाल से हट जाओ। भूतकाल जा चुका है, भविष्य आने वाला है, वो आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा, क्या कभी वो तुम्हारे हिसाब से आया भी है? तुम 20 25 30 साल 50 साल 100 साल 70 साल से वही चीजें सोच रहे हो, वही भविष्य की कल्पना है, वही भूतकाल के स्वप्न, यही चीजें तुम देखते आ रहे हो, देखते आ रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारे हिसाब से कोई चीज हुई? कभी नहीं हुई। फिर भी तुम देखते आ रहे हो, फिर भी, क्योंकि तुम्हें हमेशा बना रहता है कल होगा, कल होगा, कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और तुम्हारा भविष्य किस पे निर्भर है? तुम्हारा तुम पर निर्भर नहीं है, वो भी तुमने दूसरों से जुड़ा हुआ सोचा है। एक लड़का सोच रहा है भविष्य में उसकी शादी होगी, ऐसा पुत्र होगा, ये होगा, दूसरा। एक माँ सोच रही है भविष्य में मेरा पुत्र होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो भी दूसरा। एक पति सोच रहा है मेरी पत्नी होगी, पत्नी सोच रही है मेरा पति होगा, वो सोच रहा है कल को मेरा ऐसा व्यापार होगा, ऐसा काम होगा, ऐसा धंधा होगा, वो सोच रहा है। मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं कि तुम अपने कर्मों को मत करना, सपना देखना एक अलग चीज है, लेकिन सपने को समझ लेना एक अलग चीज है। कि तुमने कोई चीज का लक्ष्य बना लिया, मोटिव बना लिया, मोटिव बनाना एक अलग चीज है, कोई एम बनाना एक अलग चीज है, क्योंकि तुम्हें तो कोई रास्ता तो चाहिए ना सीधा चलने के लिए, लेकिन उनको जीना जो है नहीं, वो ही गलत, वो गलत बात, वो विकृति। तुम क्या करते हो? सपने को जीने लगते हो। सपना देख लिया, जान लिया, मोटिवेशन मिल गया, मोटिव मिल गया, क्या है, कौन सी मंजिल है, कहाँ जाना, क्या रास्ता है, ठीक है, लेकिन तुम क्या करते हो? उसको भोगने लगते हो, अपने मन में ही भोगने लगते हो, उसी में जीने लगते हो, फिरने लगते हो, उसी की कल्पनाओं में, तो तुम्हारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है, तुम्हारा व्यक्तित्व क्षीण हो जाता है। उतनी ऊर्जा फिर चाहिए, ताकत चाहिए। और फिर जब सपना टूटता है तो दर्द भी बहुत। और तुम्हारे सपने भी तो आधे ज्यादा निठल्ले होते हैं, वो दूसरे के ही सपने होते हैं, तुम्हारे नहीं होते। तुमने दूसरे को देख लिया, उसके बाद इतनी मान प्रतिष्ठा है, इस काम को करने से उसको इतनी मान प्रतिष्ठा मिल गई, ताकत मिल गई, अब मैं भी वही काम करूँ। तुमने अभिनेता को देख लिया, इतना बड़ा सुपरस्टार है, ये है वो है, तो मैं भी अभिनेता बनूंगा, ये तुम्हारे दिमाग में भ्रम है, इसी को मैं कहता हूँ स्वप्न। तुम्हें नहीं पता वो बना कैसे, तुम्हें नहीं पता उसकी जंग कैसे थी, कैसे ऑडिशन देना पड़ता है। तुम जरा 1 मिनट जाके खड़े हो जाओ, एक बार अपने आईने में अपने आप को बोल के देखो, तो तुम्हें समझ में आएगा कितना मुश्किल काम होता है। तुम्हें तो जो चीज दिख रही है तुमने उसको सपना बना लिया। ऐसे तुम किसी सीए को देख लेते हो, आईएएस को देख लिया, आईपीएस को देख लेते हो, प्रधानमंत्री को, नेता को, किसी को भी देख लेते हो, तुम अपने मन में कल्पना बना लेते हो, सपना बना लेते हो। उसकी उसके रास्ते का तुम्हें नहीं पता होता, तुम मंजिल को देख के बस सब कुछ मान लेते हो, उसी के सपने देखने शुरू कर देते हो और बोलते हो चलो अब हम भी चलेंगे। लेकिन रास्ते में जब वो कठिनाई मिलती, तकलीफें मिलती, हर चीज मिलती रास्ते में, तो तुम्हें वो गाड़ी चला के जाना है ना। जिस गाड़ी से तुम उस मंजिल की तरफ जा रहे हो, यदि वो गाड़ी ही ठीक नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे काबू में नहीं है, वो गाड़ी कौन है? तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर। और तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं है, तुम ही ठीक नहीं हो, तुम ही सपनों में जी रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, भिड़ जाओगे, रुक जाओगे, अटक जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, जिंदगी में टूट फूट के गिर जाओगे, फिर बोलोगे अरे ये तो जिंदगी बेकार है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ ऐसा नहीं वैसा नहीं। तुम अपने स्वभाव के हिसाब से नहीं चले हो, तुम अपने स्वभाव के हिसाब से नहीं चले। इसलिए पहले मन को वर्तमान में लाओ, ध्यान की अवस्था में लाओ। सबसे पहली और सबसे प्रौढ़ शिक्षा जो मैं कहता हूँ है ध्यान। उसके बाद तो सारी शिक्षा स्वतः आ जाएगी, लेकिन ध्यान होना जरूरी है। ध्यान करोगे, मन को वर्तमान में ले आओगे, अपने आप को जान लोगे, अपने स्वभाव को जान लोगे, अपनी नियति को जान लोगे, आसपास के वातावरण को जान लोगे, परिस्थितियों को जानोगे, इस प्रकृति को जानोगे, एक एक कण को जानने लगोगे। जब सब कुछ जानने लगोगे तो मतलब बुद्धिमत्ता पैदा हो जाएगी। जब बुद्धिमत्ता पैदा होती है ना,
तो शिक्षा ऐसी अपने आप आ जाएगी। शिक्षा तो तुम अपने आप लेने लगोगे, खोजने की क्षमता बढ़ जाएगी, संदेह की क्षमता बढ़ जाएगी। जिसके अंदर प्रश्न जिज्ञासा पैदा हो जाती है, उसके अंदर खोज अपने आप शुरू हो जाती है। उसकी बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता का पैमाना ये नहीं कि इसके पास कितने उत्तर हैं, कौन कितना आंसर दे रहा है। बुद्धिमत्ता का पैमाना ये है कि कौन कितना ज़्यादा प्रश्न करता है, कौन कितना ज़्यादा संदेह करता है, कौन कितना ज़्यादा खोज करता है, कौन कितना ज़्यादा जिज्ञासु है। बुद्धिमत्ता का प्रश्न वो है। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर प्रौढ़ता आएगी, बुद्धिमत्ता आएगी, जब तुम्हारे अंदर खोजने तुमने देखा गरीब कौन है? जो खोजना ही छोड़ देता है, जो मान लेता है, जिसको बोल दिया ये भगवान है, उसने भगवान मान लिया, बात ही खत्म हो गई। जिसको ये बोल दिया ये सरकार है, काम तो ऐसे ही होगा, भारत ऐसा ही है, ऐसे ही गुलाम की तरह जिएगा, इसी तरह से तुम्हारे आगे की संतति बनेगी, तुम्हें गुलाम रहना है, तुम्हें इतना टैक्स देना, तुम्हें ये करना है, वो करना, फलाना, ये तो ऐसे ही बना है। जिसने खोजना ही छोड़ दिया, जिसने बोला चलो ठीक है, यही अवस्था है, ऐसे ही रहना है, सब कुछ ऐसे ही है। हर आदमी गुटखा खा रहा, पान खा रहा, तंबाकू खा रहा, शराब पी रहा, दारू पी रहा, हाँ ठीक है, हम भी खा लेंगे, हम भी पिएंगे। किसी ने खोजा नहीं, किसी ने जाना नहीं, किसी ने ढूंढा नहीं, किसी ने ये नहीं खोजा कि हम गरीब क्यों हैं, हम शिक्षित क्यों नहीं हुए? क्या हमारी सरकार की प्रॉब्लम थी, हमारी बुद्धि की प्रॉब्लम थी, क्या इस समाज की प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है? जब आदमी खोजता है तो कुछ निकलता है। खोज को ही मैं कहता हूँ वास्तविक वैज्ञानिक। वैज्ञानिक कौन है? वही जो बुद्धिमत्ता, जो खोज रहा है, जो ढूंढ रहा है, जो संदेह कर रहा है, जो प्रश्न कर रहा है, जिसके प्रश्न उसे सोने नहीं दे रहे हैं, जागने नहीं दे रहे हैं, जिसके प्रश्न उसे रात दिन परेशान कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, जो रात में उठ उठ के भी उस प्रश्नों का उत्तर खोजने में लगा हुआ है। जिसने बल्ब को खोजा, उसने भी तो रात दिन कहीं न कहीं, जिसने मलेरिया की बीमारी खोजा, उसने भी तो रात दिन कहीं न कहीं अपने आप को जद्दोजहद लगाया। तो मैं कहता हूँ हर इंसान को वैज्ञानिक होना ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में वैज्ञानिक बनो। तुम्हारे चाणक्य वैज्ञानिक थे, तुम्हारे ऋषि-मुनि वैज्ञानिक थे, तुम्हारे राम वैज्ञानिक थे, तुम्हारे कृष्ण वैज्ञानिक थे, तुम्हारे बुद्ध वैज्ञानिक है। सब अपने-अपने स्तर पे वैज्ञानिक है। कोई अंदर का वैज्ञानिक है, कोई बाहर का वैज्ञानिक है, कोई फिज़िक्स का वैज्ञानिक है, कोई प्रकृति का वैज्ञानिक है, कोई कणों का वैज्ञानिक है, कोई आत्मा का वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक होना ज़रूरी है। हर इंसान जब तक अपने अंदर के वैज्ञानिक तत्व को ना खोज ले, तब तक शिक्षा पूर्ण नहीं है। और शिक्षित वही है जिसमें सीखने की कला आ जाए। और सीखना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सवाल ये नहीं कि क्या सीखते हो, सवाल ये कि कैसे सीखते हो। सीखना महत्वपूर्ण है। जिसको सीखने की कला होगी वो कहीं भी होगा, कैसे भी होगा, किसी परिस्थिति में भी होगा, वो सीख लेगा, वो जान लेगा। और सीखने की कला आती है ध्यान से। सीखने की कला आती है मन को वर्तमान में लाने से, मन वर्तमान में जीने से। इसलिए सिर्फ सीखना एक सिर्फ शिक्षा के भाव से नहीं होता, काका काका एबीसीडी तक नहीं होता। सीखना तुम्हारे ज़िंदगी के व्यक्तित्व में होता है, परिवार के व्यक्तित्व में होता है, समाज के व्यक्तित्व में होता है, लोगों के व्यक्तित्व में होता है। दूसरों को जानना, जीना, समझना, अपनी संतति कैसे बढ़ानी है, कैसे चलाना है, अपनी ज़िंदगी में कैसे-कैसे निर्णय लेना है, कब शादी करनी, किससे करनी, कैसे करनी, किस तरीके से करनी, करनी है, नहीं करनी है, ये सारी अवस्थाएँ कौन देता है? तुम्हारा ज्ञान देगा। शिक्षा नहीं देगी, ज्ञान का मतलब जो इंटेलिजेंस है, जो सीख है। और जो इंसान सीखने की कला जानता है, जो इंसान वर्तमान में जीने की कला जानता है, उसके लिए पूरा-पूरा ब्रह्मांड के दरवाजे खुल जाते हैं। तुम्हें सिर्फ खोजना है, तुम्हें कुछ नया पैदा नहीं करना है। सब कुछ ब्रह्मांड में दिया हुआ है, सब कुछ पहले से ही दिया हुआ है। तुम्हारे जितने भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ नया पैदा नहीं किया है, उन्होंने बस खोजा है, उस गूढ़ रहस्य को उखाड़ा है। प्रकृति ने पहले ही सब रेडीमेड बना के दिया है, तुम्हें सिर्फ खोदना है, खोजना है। पानी तो तुम्हारे धरातल के नीचे है, बस तुम्हें एक बार खोदना है उसको, खोदते जाना है, खोदते जाना है, खोदते जाना है। और जिस दिन तुम उसे खोद लोगे तो तुम्हें अपने आप मोती मिल जाएँगे, तुम्हें नहर मिल जाएगी, तुम्हें पानी मिल जाएगा, तुम्हें झरना मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें तो पता होना चाहिए ना तुम्हें क्या खोदना है, कैसे खोदना है, किस तरीके से खोदना है। ये तो यही तो तुम्हें तुम्हारी शिक्षा बताएगी। और उसको सीखने की कला ही तो तुम्हें ध्यान से प्राप्त होगी। मन को वर्तमान में लाके ही तो प्राप्त होगी। और जो ज्ञान, जो नॉलेज या जो प्रतिस्पर्धा, जो संघर्ष या जो शिक्षा जिसे तुम आज कहते हो, जिसे तुम ग्रहण करते जा रहे हो, अपने आप को, अपने बच्चों को दबा के, निचोड़ के, उनको एक जगह पूरी तरह स्तंभित करके, ये शिक्षा सिर्फ तनाव देगी। क्योंकि बेस उनका तैयार नहीं है। इस शिक्षा से यदि वो धन भी कमा लेंगे, पैसा भी कमा लेंगे, समाज में रुतबा भी कमा लेंगे, लेकिन अपना व्यक्तित्व नहीं कमा पाएँगे, अपना होश नहीं कमा पाएँगे। क्योंकि वो क्या होता है कि वो तो बेमन ये सारे काम करते हैं, क्योंकि पढ़ने का तो किसी का मन नहीं करता, वास्तविकता तो ये है। तुम किसी लोभ के कारण ही पढ़ते हो और कोई कारण नहीं। तुम जिज्ञासा के कारण 100 में 1 आध ही परसेंट कोई इंसान मिलता है जो जिज्ञासा के कारण पढ़ता है, प्रश्नों के लिए पढ़ता है। जिसके अंदर कोई खोज की इच्छा पैदा हुई है, वो पढ़ता है। वास्तविक शिक्षा तो उसी के लिए है। लेकिन बाकी लोग तो सिर्फ प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, नाम, नंबर, अंक, डिवीज़न या उसकी डिग्री पाने के लिए करते हैं ना। तो उससे क्या होता है आदमी ना टूट जाता है, एक मशीन की तरह हो जाता है। अपने दिमाग को एक गलत तरीके से विकृत स्वभाव में लेके चला जाता है और उससे वो एक अजीब तरह का एक कंसंट्रेशन पैदा कर लेता है।
क्यों? क्योंकि वो उस काम को जबरदस्ती करता है, उससे उसका भाव शरीर भी गंदा होता है, उसका स्वयं का व्यक्तित्व भी गंदा होता है, चिड़चिड़ाहट और उसकी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी। और आज जो इस तरह की शिक्षाएं जो तुमने बहुत ज्यादा नॉलेज के नाम पे ले रखी ना, भर ली अपने अंदर, शास्त्रों से तुम्हें ज्ञान हासिल करना होता है, लेकिन तुम शास्त्रों को रटते हो। तुम्हारे कथावाचक क्या करते हैं? उन्हें रटते हैं, उनसे ज्ञान वो हासिल नहीं करते। उन्हें ये पता है कि राम जी की बीवी कौन थी, उनके पिता कौन थे, उनके पिता का पुत्र कौन था, पुत्र के वो कहाँ से आए थे, कितना थे, ये पूरा ज्ञान इकट्ठा। ये वास्तव में ज्ञान नहीं है, ये तो रटना हो गया। तो गूगल पे में मारोगे तो मिल जाएगा। तुम्हारे कथावाचक भी आजकल गूगल का सहारा लेते हैं, और लेना भी चाहिए, मैं कहता हूँ। क्योंकि उन्हें याद करके वो कचरा इकट्ठा करके फायदा क्या है? जो चीज तुम्हें 2 सेकंड में उपलब्ध हो जाएगी। और तुम भी चाहते हो ऐसे सवाल का प्रश्न लेने के लिए। कि दशरथ जब बाण चला रहे थे, तो उस समय जब वो शब्द वेदी बाण जब चला रहे थे, तो उन्हें तो इतना नॉलेज था कि वो शब्द वेदी बाण चला सकते थे। दशरथ जो थे, उनमें इतनी क्षमता थी कि वो शब्द वेदी बाण भी चला सकते थे। तो उन्होंने निशाना गलत कैसे मार दिया? अब उसके लिए कि तुम तर्क लगा के बैठे हो, ये तुम्हारी बुद्धि है। और उसके जवाब देने वाले भी महान पुरुष बैठे हुए हैं, इसी में उलझे रहो। जैसे गुड्डा गुड्डी की कहानी होती थी ना, जैसे बचपन में तुम अपनी माँ से, दादी से जब कोई कहानी सुनते थे, अच्छा वो राजा था, राजा कैसे मर गया, अच्छा राजा के साथ ये हुआ, वो हुआ, अच्छा रानी कहाँ चली गई थी, सब कल्पना में चल रहा। आज भी तुम उसी कल्पनाओं में जी रहे हो। तुम्हारे राम ने, तुम्हारे कृष्ण ने, तुम्हारे शिव ने तुम्हें क्या ज्ञान दिया? ज्ञान क्या दिया? निचोड़ क्या दी? उसको तुमने समझने की कोशिश नहीं की, उस पर तुम्हारे प्रश्न नहीं उठे। तुम उनके व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाते, उनकी जात पे प्रश्न उठाते। क्या सिखाया, क्या जीवन को जिया, क्या ध्यान पाया, कैसे जगाया, कैसे महावीर ने ज्ञान को पाया, उस ज्ञान से क्या हुआ, वो ज्ञान क्या था? सम्यक आचरण, सम्यक समाधि, सम्यक स्वरूप, ये जितनी भी सम्यक चीजें थी वो क्या थी? उसके लिए तुम्हारा ज्यादा विचारण नहीं जाता। वो कैसे थे, क्यों थे, कपड़े क्यों नहीं पहने थे, ऐसे पहने थे, वैसे पहने थे, उन्होंने कपड़े उतार दिया, जैनों ने कपड़े पहन लिए, जैनियों ने कपड़ा बेचना शुरू कर दिया, दुनियादारी अब इन सब चीजों में चल रही। उनका ज्ञान का सार नहीं पता किसी को। बुद्ध के ज्ञान का सार नहीं पता। कृष्ण ने गीता पूरी, उसके ज्ञान का सार नहीं पता। किसने लिखी, क्यों लिखी, कैसे लिखी, इधर से लिखी, उधर से लिखी, ये लिखे। देख लो उसका तत्व क्या है। तुम्हारा बेस मटेरियल पे तुम्हारा अनुभव नहीं है, तुम्हारा ज्ञान नहीं है, तुम्हारी बुद्धि नहीं है, तुम्हारी सोच नहीं है, तुम्हारी क्षमता नहीं है। इसलिए यदा कदा लोगों ने अपना टेंशन बढ़ा लिया, तनाव बढ़ा लिया, यदा कदा धर्म के नाम पर लड़ने लग गए। उनने बोला मेरा धर्म सही, मेरा धर्म सही। अरे तुम अपने धर्म को अगर अपना के तो देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि उसका धर्म और तुम्हारा धर्म एक ही है, अलग नहीं है। उसका सार तो एक ही है, निचोड़ तो एक ही है। क्या फर्क पड़ता है कि गन्ने से तुमने खांड बना ली, गन्ने से चीनी बना ली, गन्ने से शुगर बना ली, गन्ने से गुड़ बना लिया। स्वाद तो एक ही है, मिठास का, और रस तो एक ही है, गन्ने का। लेकिन तुम उलझ जाते, तुम उलझ जाते, पूरी तरह से उलझ जाते। और यही जो शिक्षा तुम पा रहे हो, जो नॉलेज इकट्ठा करते जा रहे हो, कचरा, यही तुम्हें तनाव देगा, डिप्रेशन देगा। तुमने देखा आज ज्यादा सिजोफ्रेनिक कौन है? ज्यादा मल्टीपल डिसऑर्डर, ओसीडी डिसऑर्डर, इन सब बीमारियों से ज्यादा ग्रसित कौन है? जिन्होंने कचरा लाद दिया है। क्योंकि दिमाग को तुमने रटने का या नॉलेज का एक भंडार बना डाला ना, उसको खींच खींच के सब उसमें भर दिया है कचरा। सब तरह के कचरे हैं तुम्हारे। और याद रखना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो सिर्फ पढ़ाई लिखाई करते। वो जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, रात दिन सोचते रहते हैं ना कुछ दिन के दिमाग में कुछ ना कुछ कचरा चलता रहता है। भविष्य की कल्पनाओं में सोचते रहेंगे, वर्तमान क्या है क्या नहीं, उन्हें कोई लेना देना नहीं, कोई सजगता नहीं है। कभी मंत्रों के माध्यम से सोचते रहेंगे, कभी माला में सोचते रहेंगे, कभी भविष्य में क्या होगा, उनका पुत्र क्या करेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, उधर क्या होगा, इधर क्या होगा। वर्तमान में रहना ही नहीं है। जो भविष्य की कल्पनाओं में जी रहा है, परेशान है, तकलीफ में। तुम्हारा ये जो मानसिक स्ट्रेस कहाँ से आया है? ये इतना ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। तुमने देखा एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी बहुत गहन सोचने लग जाता है, उसको भी बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सोचने की जबरदस्ती जो क्षमता है, ये कहाँ से आई है? ये तुम्हारे फिजूल जो विचार, जो तुम विचारों में चलते रहते, घूमते रहते हो ना, वही तुम्हारा मनन और चिंतन चलता चलता रहता है। इसका कोई था नहीं है, क्योंकि वो भ्रम है। और तुम अपनी ही कल्पनाओं में जीते हो, टेंशन लेते हो, भोगते हो, उसी के तनाव में जीते हो, उसी की परेशानी में जीते हो। बस तुम्हारी जिंदगी ऐसी चली जाती है। अंत में क्या मिलता है? तो आज नहीं तो कल देख लेना, मनोविश्लेषक या जो मनोवैज्ञानिक है, या जो मनोचिकित्सक है, उनकी संख्या बढ़ती जाए। आज नहीं तो कल तुम्हारी जो बीमारियां हैं, उनसे हटके तुम्हारी दिमाग की बीमारियां ज्यादा बढ़ने लगेगी, ज्यादा स्ट्रेस होने लगेगा। तुम्हें सब कुछ होगा, तुम्हारे पास पैसा, धन दौलत, सब कुछ है। एक एवरेज इंसान के पास रोटी कपड़ा मकान है, फिर भी
वो सुखी नहीं है, वो टेंशन में है, वो परेशान है, वो सुसाइड कर रहा है। एक सरल आदमी में, एक गँवार आदमी में तुम्हें एक सरलता मिल जाएगी, सीधापन मिल जाएगा। तुम बोलोगे यार ये तो मेरे यहाँ की बाई है, ये तो सिंपल सा आता है, काम काम करती है, चली जाती है, किसान है, सिंपल सा किसान करता है और अपना जाता है, रात में सो जाता है। इसको इतनी टेंशन नहीं जितनी मुझे टेंशन। वो फिर भी अपनी ज़िंदगी को स्वतः सरलतापूर्वक जी रहा हो। ज़्यादा ज़्यादा वैचारिकता में नहीं पड़ा। दिन भर शरीर से मेहनत करता है, फिर इतना समय नहीं मिलता कि वो सोच सके। लेकिन तुम सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो। तुम्हारा दिमाग 24 घंटे चलता रहता है। उसी का रस लेते रहते हो। और दिमाग में चलता भी क्या है? कूड़ा, कचरा, टेंशन, भय, लालच, लोभ, यही सब चलता रहता है। ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये नहीं मिला तो क्या होगा, कैसा होगा? यही तुम्हारी ज़िंदगी में पूर्णतः चलता है। और अंत में क्या होता है? मौत, और कुछ नहीं। बीमारियाँ, और कुछ नहीं। बीपी, शुगर, थायराइड, डायबिटीज़, यही सब होता है। ज़िंदगी निकल जाती है। तुमने देखा तुम्हारी ज़िंदगी क्या है? सिर्फ़ बुद्धि पे जी रही है। बुद्धि मतलब, मेरा कहने का मतलब है मन। सिर्फ़ बुद्धि पे जी। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि तर्क से जीती है। वो चीज़ों का हिसाब-किताब देखती है। इसलिए तुम हृदय से नहीं जीते हो। ये जो तुम्हारा पूरा समाज जो है, तुमने देखा है, ये हृदय विहीन है। अब हृदय नहीं है इसके पास। ये हर चीज़ में तर्क देखता है, वितर्क देखता है। ये मुनाफ़ा देखता है, लोभ देखता है, लालच देखता है। ये देखता है इस काम को करने से इसको इतना फ़ायदा होगा, या इस काम को करने से उसको पुण्य होगा। अगर वो पुण्य भी करता है तो स्वर्ग की लालच में करता है, मान प्रतिष्ठा की लालच में करता है। अपने कर्मों को काटने के लिए करता है, अपने कर्मों के द्वारा जो उसके अंदर डर बैठ गया, उसके कारण करता है। बुद्धि हर चीज़ को तोड़-तोड़ के देखती है। मन हर चीज़ को तोड़-तोड़ के देखता है। इसलिए आदमी अखंडित हो गया है। खंड, 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 खंड में वो जी रहा है। पूरी तरह से खंडित हो चुका है। अखंडित होने के लिए तो उसे के मन से परे की दशा चाहिए। पर मनुष्य जो है पूरी तरह से खंडित, टूट गया, बिखर गया, उसकी चेतना सब तरफ से फैल गई। और ऐसा खंडित मनुष्य क्या होगा? टूटा, झूठ बोलेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, उसके अंदर गुस्सा होगा, क्रोध होगा। क्योंकि वो बुद्धि से जी रहा है। तुमने देखा है, तुमने अपना हृदय का काम भी अब बुद्धि से लेना शुरू कर दिया। ये जिसे तुम इमोशन कहते हो ना, वो बुद्धि की भावना नहीं होती, वो दिमाग का बाय प्रोडक्ट होता है। मन जो है इस हृदय की भी नकल करने लगा है। इसलिए तो तुम जब किसी से प्रेम करते हो तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि तुम उसको प्रेम कर रहे हो या मोह में पड़े हो। मोह बुद्धि से निकलता है, प्रेम हृदय से निकलता है। हृदय से तो तुम्हारा निकलता ही नहीं, कोई ताना बाना नहीं। हृदय हृदय जो है वो बैलेंस करता है चीजों को। तुम्हारी जिंदगी में ज्ञान तो आ जाता है, यही जो नॉलेज, नॉलेज तो आ जाता है, पैसा भी आ जाता, धन आ जाता है, लेकिन जिंदगी का बैलेंस नहीं आता, व्यक्तित्व का बैलेंस नहीं आता। जिंदगी की अपने परिवार की ही परेशानियों में मर जाते हो, अपने पुत्र से ही मर जाते हो, अपने पिता से मर जाते हो, माता से मर जाते हो, घर गृहस्थी से ही मर जाते हो, सब कुछ होते हुए भी मर जाते हो, टुकड़े टुकड़े कुत्तों की तरह जी रहे हो। हृदय का बैलेंस नहीं आया। और ये पूरी पृथ्वी जो है वो हृदय से भी चलती है, मस्तिष्क से भी चलती है। मस्तिष्क का अपना एक अलग काम है। तुमने देखा है कि एफिशिएंट हम किसे कहते हैं? तुम किसे कहते हो? दिमाग। आज तुमने देखा है कि आजकल छोटे-छोटे बच्चे भी कथावाचक बन रहे हैं। उनको क्या ज्ञान होगा? थोड़ा सोचो, थोड़ा बुद्धि लगाओ। क्या ज्ञान होगा उनको? लेकिन उन्हें शुरू से ही वो गीता रटा दी गई। सुंदरकांड रटा दिया गया, रामायण रटा दी गई। रामचरितमानस पूरी तरह उनको कंठस्थ कर दी गई। अब वो बैठ के तुम्हें वही चीज़ सुनाते हैं। अब वो मशीन बन चुके हैं। और याद रखना, तुम इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी कुशल हो जाए, कितना भी उसके अंदर बुद्धि की प्रगाढ़ता जाए, लेकिन वो मशीन से कुशल नहीं हो सकता। मशीन की जो एफिशिएंसी है, वो मनुष्य की नहीं हो सकती। तो मशीन तो तुमसे अच्छा ज़्यादा काम कर सकती है। लेकिन तुम्हें क्या मज़ा आता है? एक बच्चा है, अरे क्या बात है, वो तो गीता पढ़ रहा है, वो तो भागवत कर रहा है, इसका मतलब कुछ है। तुम्हारा अहंकार, उसे तो अभी शिक्षा लेने की ज़रूरत है। उसे क्या ज्ञान है? उसे सच में ज्ञान है। सच में उसने उसने अनुभव को उतारा। अभी तो वो बच्चा ही है, वो तो बालक है। उसके अंदर प्रौढ़ता तो आई नहीं, मैच्योरिटी तो आई नहीं। बचपन में तो भागवत तो तुम्हारे भगवान भी नहीं करते थे। वो उम्र है उसकी शिक्षा पाने की, खेलने-कूदने की, चीज़ों को जानने की, लेकिन तुमने उसे मशीन बना दिया। अब उसे एक प्रतिस्पर्धा में डाल दिया। ऐसे ही जब एक भिखारी का बच्चा पैदा होता है, तो वो भी उसे भीख माँगने की कला सिखा देता है, कि भीख ही माँगना है। वो भी जा के फिर इधर-उधर भीख माँगते हैं। उन्हें पूरी कला आती है, कैसे भीख माँगना है, कब भीख माँगना है, किस समय भीख माँगना है, कैसे दिखा के भीख माँगना है। अब क्या करें, बेचारे मजबूर हैं। एक तो बच्चे पैदा कर दिए, बुद्धि होती तो बच्चे पैदा नहीं करते। खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, बच्चे और पैदा कर दिए। और गरीबों के बच्चे ज़्यादा मिलेंगे तुम्हें, अमीरों की अपेक्षा। इतनी भी समझ नहीं है अभी उन्हें।
तो नॉलेज से तुम एफिशिएंसी हासिल कर सकते हो, काम करने की कला हासिल कर सकते हो, मशीन बन सकते हो, लेकिन मशीन मनुष्य नहीं है। और जब जो मनुष्य मशीन बनने लगेगा, तो सिर्फ मशीन वो दिमाग से बनता है, मन से बनता है। इसलिए तो तुम्हारा जो माइंड है, वो हृदय की भी फोटोकॉपी कर लेता है तुम्हारे काम के अंदर। तुम सेक्स करते हो, वो भी हृदय से नहीं करते हो, दिमाग से करते हो, मन से करते हो। प्रेम करते हो, दिमाग से करते हो। नापा-जोखा, अच्छा-बुरा सब चीज़ें सारे गणित बिठा-बिठो के ही सब करते हो। और जिससे तुम प्रेम कर सको, वो सिर्फ तुम्हारा एक आकर्षण, एक मोह है। इसलिए वो टूटता है, बिखरता भी है, इसलिए तो तुम्हारा मन ज़्यादा लगता नहीं है। अभी इस स्त्री को बहुत प्रेम कर रहे थे, बहुत गीत गा रहे थे, सब कुछ इसके लिए त्यागने को तैयार थे, सब कुछ तैयार थे। सारा पैसा, दुनियादारी, क्यों? क्योंकि प्रेम का जो स्वरूप है, ये जो दिमाग है ना, ये अहंकार के स्वरूप में ले लेता है, जिद्द के स्वरूप में भी ले लेता है, अट्रैक्शन के भी स्वरूप में ले लेगा, मोह के स्वरूप में भी ले लेगा, काम वासना के भी स्वरूप में ले लेगा। मैंने कहा ना, ये जो मन है, ये जो माइंड है तुम्हारा, ये माइंड जो है हृदय की भी फोटोकॉपी करने लग गया है। तुम खाना खाते हो, तो खाना खाते समय तो तुम्हारे से पेट का तुम्हारा चेतन मन जारी रखना चाहिए, लेकिन तुम्हारा पेट नहीं होता, तुम अपने दिमाग से ही खा रहे हो। फटाफट फटाफट फट, जैसे विचारों को सोचते हो ना, ऐसे ही फटाफट फटाफट खा लेते हो। उस समय भी तुम्हारा सिर्फ माइंड ही चल रहा था, पेट नहीं चल रहा था। पेट पे तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं होता, स्वाद में पूर्णता ध्यान ही नहीं होता, सिर्फ जीभ के लिए खाते। जीभ के लिए कौन खाता है? सिर्फ पेट नहीं खाता। पेट नहीं देखता कि रोटी अच्छी है, बुरी है, चावल अच्छा है, बुरा है, दाल है, सूखा है, ये नहीं देखता। जब पेट को भूख लगेगी, उसे जो मिलेगा वो खाएगा, जो प्राकृतिक। लेकिन मन जो है, वो 24 घंटे, क्यों? क्योंकि वो उसकी फोटोकॉपी कर लेता है। इसलिए तुम जब खाना खाते हो, तो भी मन को बीच में ले आते हो, प्रेम करते हो, मन को बीच में ले आते हो, किसी चीज को देखते हो, तो मन को बीच में ले आते हो। तुम्हारा पूरा जो शरीर है, वो शरीर तो पूरा काम ही नहीं कर रहा है, सिवाय मन के, मन ही काम। इसलिए 24 घंटे किसी चीज से तृप्ति भी नहीं हो पाती, और उसी चीज के पीछे भागते भी रहते हो। यही होता है। तो क्यों? क्योंकि तुम्हें बचपन से ही ना दिमाग को शार्प करना और दिमाग से ही जीना सिखा दिया गया। ये तुम्हारे समाज ने ना प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और ये बड़ा-बड़ा रुतबा, नाम, ईगो, ये दुनियादारी सब तुम्हारे दिमाग को, मतलब तुम पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठ गए। जबकि तुम दिमाग में नहीं हो, तुम नाभि पे जी सकते हो, हृदय पे जी सकते हो। तुम्हारे केंद्र अलग है, जीने की जगह अलग है। तुम्हारा जो एक घर होता है, उस घर में भी अलग-अलग कमरे होते हैं। सोने का कमरा अलग, नहाने का कमरा अलग, पखाने का अलग, किचन का अलग, बेडरूम का अलग, सब चीज़ों के अलग-अलग कमरे हैं। तो ज़िंदगी के लिए तो ये पूरा शरीर क्या है, तुम्हारा कमरे तो है। बुद्धि का कमरा अलग है, ये व्यवसाय का है, उद्योग का है। बस जब तक उद्योग है, तब तक ये काम का है, बात खत्म हो गई। जब पत्नी से मिलने जा रहे हो, माँ से मिलने जा रहे हो, बाप से मिलने जा रहे हो, घर वालों के साथ हो, तो हृदय से, लेकिन तुम्हारा तो दिमाग उस वक़्त चल रहा हो। रिलेशन भी तुम दिमाग से ही चलाते हो, चलते करते हो। इसलिए तो तुम्हारा प्रेम परिपक्व नहीं हो पाता, गहराई में नहीं जा पाता। इसलिए तो प्रेम से ऊब पैदा हो जाता है, वैमनस्य पैदा हो जाता है। जब तक वो नहीं मिली, तब तक जिद्द थी, अहंकार था। जब वो मिल गई, अब वो दो पौड़ी। जब तक ये सामान नहीं मिला, ये वस्तु नहीं मिला, ये पदार्थ नहीं मिला, तब तक उसके लिए पूरा मुँह, पूरा पागलपन लगा रहा। वो स्त्री नहीं मिली तो उसको जला दिया, उसको एसिड डाल दिया, उसको पा लिया। और यही हाल स्त्रियों का भी है। स्त्रियाँ भी अब फोटोकॉपी बन रही हैं पुरुषों की, वो भी अपने अस्तित्व को खोती जा रही हैं। सारा खेल तुम्हारे मन ने हासिल कर लिया। तुम्हारा मन तुम पे पूरी तरह हावी हो चुका है। वही अपनी मन की चला रहा है। यानी मन क्या? जो तुम्हारी मेमोरी है, जो तुम्हें सिखा दिया गया। मन का मतलब पुनरुक्ति, जो बार-बार जिस चीज़ की पुनरुक्ति करता। तुमने पहले पुनरुक्ति चालू की, अब वो पुनरुक्ति बन गई है, अब तुम उसी में घूम रहे हो। अब तुम उसके आदी हो। अब वो पुनरुक्ति अपने आप हो रही है। शरीर अपने आप उसको अब माँग रहा है। शरीर की उसकी आदत पड़ गई है। मन कोई सजीव इंसान नहीं है जो तुमसे कहते हैं ना कि हाँ भाई, मन तुमसे सब चीज़ें करवा रहा है। मन करवा नहीं रहा है। तुमने एक आदत बना लिया, अब उस आदत के तुम गुलाम हो। अब शरीर तुम्हें उसमें खींचता है। मन को तो आदत है, तुम्हें तुम्हें आदत है रात में 12 बजे खाने की। 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, 4 दिन खाया, 10 दिन खाया। अगले समय से फिर मन माँगने लगेगा 11 बजे खाना। अपने आप, वो शरीर की आदत बन गई है। आदत बोलेगी भाई 11 बज गया, मुझे खाना दो। सारे हार्मोन वहीं पे इकट्ठा हो जाएँगे। मन क्या है, जहाँ हार्मोन्स पूरी तरह कंसंट्रेट हो जाते हैं, वो तुम्हें उस काम को करने के लिए बाधित करने लगते हैं। वो सारे हार्मोन्स, क्योंकि तुम ही ने उसकी आदत बना ली थी कि सारे हार्मोन्स इकट्ठा हो जाना और उसके बाद फिर इस चीज़ की भूख मारना। तुम समझ रहे हो बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? अब जैसे मान लो कबूतर है। अब बहुत सारे कबूतर हैं जो, जिनको तुमने रोज आदत डाल दी है कि रोज तुम 10 बजे जाते हो चारा, या तुम किसी तालाब में जाते हो जहाँ पे मछलियों को, ठीक 9 बजे तुम जाते हो वहां पे चारा डालते या कुछ भी डालते। तो जब तुम कबूतरों को डालोगे, रोज 9 बजे डालने लगोगे, तो उन कबूतरों को भी पता चल जाएगा कि हाँ अब रोज 9 बजे मिलेगा। और जैसे ही तुम 9 बजे डालने जाने वाले थे और तुम किसी कारण से नहीं जा पाते हो और कबूतर आ जाएंगे, तो कबूतर वहां शोर करना शुरू कर देंगे। वो चीखने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, बोलेंगे भाई 9 बज गया, लाओ लाओ। उन्हें क्या मालूम,
तुम मर गए, तुम फँस गए, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जब तुम अपने मन की कोई आदत डाल लेते हो और जब तुम उस मन के स्वभाव से अलग होने की कोशिश करते हो, तो सारे हार्मोन, सारे शरीर का व्यक्तित्व, सारा पूरा शरीर, सारा मन एक जगह कंसंट्रेट हो जाता है, फिर वो उसकी डिमांड करने लगता है, बोलता है, "लाके दो, लाके दो।" तुम पहले शराब पीते हो, शरीर मना करता है, दूसरे दिन पीते हो, शरीर धीरे से ग्रहण करता है, चौथे, 5वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 8वें दिन, 11-12 दिन, अब शरीर ने अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया, मन ने अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया। अब तुम रात बोलते हो अब मैं आज शाम को शराब नहीं पीऊँगा, लेकिन पूरा शरीर, पूरे हार्मोन्स, पूरी कामोत्तेजना, पूरा मनोमस्तिष्क सब एक जगह कंसंट्रेट हो जाता है। और तुम बोलते हो नहीं मैं शराब नहीं पीऊँगा, लेकिन वो तुम्हें फिर तोड़ना शुरू कर देगा, वो मारना शुरू कर देगा। क्योंकि हार्मोन्स अपनी गति करेंगे ना, लेकिन यदि तुम उस समय सिर्फ सजग हो जाओ, 1 दिन किसी तरह बर्दाश्त करो, 2 दिन बर्दाश्त करो, 3 दिन बर्दाश्त करो, 4 दिन बर्दाश्त करो, सिर्फ सजगता से उसे देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, ठीक है आए हो आने दो। थोड़ी देर के लिए आएँगे, फिर थोड़ी देर में शांत हो जाएँगे, फिर थोड़ी देर के लिए आएँगे, थोड़ी देर शांत हो जाएँगे, फिर थोड़ी देर के लिए आएँगे। लेकिन अगर तुमने नियम बना लिया, अब तुमने एक नई आदत बना ली कि मैं शाम को नहीं मैं शाम को अब शराब नहीं दूँगा, मांस नहीं दूँगा, ये जो मोलूल-जुलूल खाता हूँ शाम को नहीं खाऊँगा। तुमने आदत बना ली थी शाम को डिनर करना ही करना है, तुमने आदत तोड़ दी। ये डिपेंड करता है कि कौन-सी आदत कितने गहरी गई। शराब की आदत बहुत गहरे में चली जाती है, इसलिए तुम्हें वैद्य की सलाह लेनी पड़ जाती है। तुम्हें निदान केंद्र भी जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ तुम्हें यही आदत अब धीरे-धीरे जब तुम्हारी आदत बनने लगेगी कि अब शाम को नहीं पीना है, नहीं पीना है, नहीं पीना, तो एक समय आएगा कि अब बॉडी उसके लिए तैयार हो जाएगी, अब नहीं। लेकिन बॉडी को उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है, तुम्हारी संकल्प शक्ति पे डिपेंड करता है कि तुम उसको कितना उसको व्यवस्थित करवा सकते हो। और यदि जो इंसान ध्यान करता है, तो स्वतः ही वो शरीर से दूरी होने लगेगा, तो उसको रात में जब वो शरीर कोई भी चीज़ उसके ऊपर हावी होगा, तो वो उसको ज़्यादा कष्ट नहीं दे पाएगा, अगर वो ध्यानी है। क्योंकि ध्यानी क्या करता है, शरीर से अपने आप को अलग करना शुरू कर देता है। तो जो घटित होगा वो शरीर पे होगा, उस पे घटित नहीं होगा, उसकी चेतना पे घटित नहीं होगा, तो वो कमज़ोर नहीं पड़ेगा। असल बात ये हो जाती है। मेरी शिक्षा तो वास्तव में ये होगी कि कम से कम जो बच्चा है 6 या 7-8 साल तक, उस पर तो शिक्षा का जो तुम्हारी सामाजिक शिक्षा है या जो तुम्हारी स्कूल की शिक्षा उसका तो भार होना ही नहीं चाहिए। पहले तो उसे सिखाओ कि मन को कैसे वश में करना, मन कैसे नियंत्रित रहे। क्योंकि वास्तविक शिक्षा तो मन की ही है। एक बार जिसका मन मजबूत हो जाए, जिसका मन पे पूर्ण नियंत्रण आ जाए, जो मन की समस्त चालाकियों, कमजोरियों या मन को पूर्णतः समझ में आ जाए, जो शरीर से अपनी दूरी बना ले और शरीर को अपने नियंत्रण में ले आए। जिस इंसान का जो शरीर है अपने नियंत्रण में आ जाता। तुमने देखा है जो लोग कई बार ऐसा होता है ज़िंदगी में, जो लोग को बचपन में माँ-बाप नहीं रहते हैं या किसी कारण से गरीब होते हैं या बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में होते हैं, तो वो ज़िंदगी की परिस्थितियों को झेलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी की परिस्थितियों को लेके प्रौढ़ता हासिल करते हैं, ज़िंदगी की शिक्षा को हासिल करते हैं। हो सकता है वो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हो पाते, लेकिन उनको ज़िंदगी की समझ बहुत आ जाती है। वो बहुत धनवान होते हैं, पैसे वाले भी बनते हैं, समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा भी बनती है, नेता भी बन सकते हैं, अभिनेता भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी की थपेड़े जीते। तो ज़िंदगी की जो थपेड़े होती हैं, या ज़िंदगी जिस तरीके से तुम्हें मोड़ती है, तोड़ती है, या तुम्हें जिस शिक्षा के स्वरूप में लेके जाती है, वो वास्तविक शिक्षा होती है। वो कहीं न कहीं इतना घर्षण मिल जाता है, इतना संघर्ष में इतना घर्षण मिल जाता है हमें, कि कहीं न कहीं वो मन से या शरीर से अपने आप को अलग करने में सक्षम हो जाते हैं। थोड़ा-थोड़ा उनके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है। फिर वो ज़्यादा परेशान नहीं होते। उनका ज़िंदगी एक समय आता है, तुमने देखा है जो बच्चा बचपन में बहुत संघर्ष से जीता है, अपनी दम पे अपनी स्थिति बनाता है, कमाता है, उसका देखना जवानी बिल्कुल थिर हो जाती है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। वो अपने आप में एक आत्मसंतुष्टि में आ जाता है। ज़िंदगी की सारी आपाधापी वो झेल चुका होता है। उसके अंदर एक अलग तरह की प्रवणता मिल जाती है। लेकिन ये तुम्हें शिक्षा से नहीं मिलेगा, ये तुम्हें जीवन की शिक्षा से मिलता है। मैं तुम्हें ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं ठीक है बच्चे को फेंक दो, ऐसा कर दो, नहीं। मैं तुम्हें कहता हूँ सवाल ये है कि असली सवाल ये है कि तुम किस तरह से मन को वश में लाते हो। मन किस तरह वर्तमान में आता है। यदि तुम्हारे बच्चे ने मन को नियंत्रण करना सीख लिया, तो वो ज़िंदगी में सब चीज़ें सीख जाएगा। यकीन मानो सब चीज़ें सीख जाएगा। क्योंकि सीखता वही है जिसका वास्तव में मन नियंत्रण है। और अगर उसका मन नियंत्रण में नहीं है, तो ज़िंदगी में उसका कोई नियंत्रण नहीं। लेकिन तुम क्या करते हो पहले ही उसका पूरी की पूरा जो उसका दिमाग पे सारा कॉन्सन्ट्रेट डाल देते हो ना, समाज के द्वारा या स्कूलों के द्वारा या शिक्षाओं के द्वारा, तो वो सिर्फ़ दिमाग से ही जीने लगता है। इसलिए आजकल का बच्चा जो है उसके अंदर ममता नहीं है, भाव नहीं है, उसके अंदर वो आदत नहीं है, सद्भाव नहीं है, स्वभाव नहीं है। आज आज मानवता क्यों हटती जा रही है अपने स्वभाव से? क्योंकि हृदय में कोई जी नहीं रहा है। सब मस्तिष्क पे जी रहा है। आदत तुम ही ने डलवाई है उसे। अब वो मस्तिष्क में जी रहा है, वो बैलेंस नहीं है उसकी लाइफ़। इसलिए उसकी लाइफ़ खोती है, मरी हुई है, सड़ी गली सी है। सब कुछ होते हुए भी तुम कहते हो यार पहले कुछ नहीं था तो भी ज़िंदगी जी रहे थे। आज तुम कहते हो सब कुछ है तो भी ज़िंदगी जी नहीं पा रहे। कारण ये है कि सिर्फ़ मस्तिष्क या मन से जी रहे हो बस।
और जीवन है चेतना में, हृदय में, तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व में, पूरी प्रकृति में। इसलिए जिसका मन नियंत्रण में है, उसका पूरा जीवन नियंत्रण, वो स्वयं में नियंत्रण में, उसका स्वभाव नियंत्रण, उसका व्यक्तित्व नियंत्रण। तो मन की शिक्षा पहली है। तुम्हें तो यही नहीं पता कि तुम जो गाड़ी चला रहे हो, उस गाड़ी को चलाना कैसे। और तुम्हें बस तुम्हारे माँ-बाप बोल देते कि देखो बेटा ऐसा है, इस गाड़ी को 10 की स्पीड में यहाँ से लेके बस यहाँ तक जाना है। अब वो पोपट की तरह बस गाड़ी में बैठ के चला जा रहा है पीछे, और उसके सामने बाप बैठा हुआ है, वो गाड़ी में बैठा के लेके चला जा रहा है। हो गई बात। गाड़ी कब चलाना सीखेगा? जब तक भिड़ेगा नहीं, गिड़ेगा नहीं। तुम्हें तो जीवन की गाड़ी ही चलानी नहीं आती, तुम्हें तो ये पूरा शरीर को चलाना नहीं आता, मन को ही चलाना नहीं आता, और तुम जाते हो बाहर के जगत में शिक्षा हासिल करने के लिए। शिक्षा एक अपनी जगह ज़रूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें उसका फ़ायदा भी बताया है कि जो पीढ़ियों से आ रही है शिक्षा, उसको भी तो आगे बढ़ाना है। यदि तुम शिक्षित नहीं होगे, प्रौढ़ नहीं होगे, तो कैसे अपना विकास करोगे? समाज के विकास के लिए शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। लेकिन स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए मन का विकास बहुत ज़रूरी है, और तुम्हारी शिक्षा और समाज के विकास के लिए भी मन का विकास होना चाहिए। मन का विकास का मतलब मन की स्थिति, निरहंकार की स्थिति, वर्तमान में मन को लाने की, मन पर नियंत्रण की स्थिति, मन की शक्ति को अपने काबू में कर लेने की। मैं उसकी अब तो मैं बचपन से इतिहास में ऐसी-ऐसी चीज़ें पढ़ा दी जाती है, हुमायूँ कौन था, बाबर कौन था, अकबर कौन था, किसने कैसे चंगेज़ खान ने राज किया, शासन किया, किस तरह से युद्ध हुए, कितने महायुद्ध हुए, ये हुआ, वो हुआ, सब दुनियादारी का सारा कचरा तुम बच्चे में डालो, और तुम सोचते हो कि उसके अंदर प्रेम विकसित होगा। उसको पहले से ही अब ऐसा बच्चा बड़ा होगा तो उसे एनिमल जैसी पिक्चरें तो अच्छी लगेंगी। मार-काट, धुआँ-धार, तुमने देखा है एक बच्चे का स्वभाव, वो हमेशा लड़ाई वाली पिक्चरें देख ढूँढता है, युद्ध वाली, कुछ इस तरीके की पिक्चरें, मिस्टीरियस पिक्चरें। अब बचपन में तुम उसके क्या डाल रहे हो? क्या शिक्षा है? वो उन सबको जान के भी क्या कर लेगा? हुमायूँ कब पैदा हुआ था? हुमायूँ ने कब शासन किया था? उसे देखना है, पढ़ना है, बस पर्याप्त है। और वो तुम्हारे पूरे गूगल तुम्हारी किताबों में भरा पड़ा है। आजकल आदमी उसे कहानियों की तरह पढ़ता है। लेकिन तुमने उसे शिक्षा की तरह डाला। आज एक बच्चा जो है 10वीं में, अब तुम अब मैं मुझे समझ में नहीं आता कि कॉलेज तक की पढ़ाई क्यों है? जो पढ़ाई तुम कॉलेज में कर रहे हो, जो टेक्निकल तुम कॉलेज में करा रहे हो, वो कम से कम बच्चे की 5वीं 6वीं के बाद आज बच्चा इतना विकसित है कि यदि तुम उसे पढ़ाते हो, तो 5वीं 6वीं या 7वीं के बाद भी उसे सीधा टेक्निकल में डालो ना। जो चीज़ उसे कॉलेज में जाके सीखनी है, समझनी है, अब उसको ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो उसे कभी काम नहीं आने। आधी ज़्यादा पढ़ाई तो उसकी नहीं, और तुम कहते हो कि नहीं हम उसके दिमाग का विकास करें। उसके दिमाग का कोई विकास नहीं होगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग दिमाग लगाते ही नहीं है। सब 33, 45 ऐसे परसेंटेज करके जैसे-तैसे पास हो जाते हैं। और पास होने की हमारे यहाँ व्यवस्था भी तो बहुत सारी है। बच्चा तो फेल होता कहाँ है कायदे से? 10वीं में सब छँट जाते हैं, 12वीं में सब छँट जाते हैं, कॉलेज के बाद सब छँट जाते हैं। अब जित आधे ज़्यादा तुम देखो 100 में से 90% तो बेरोज़गार ही घूम रहे हैं। ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन क्यों कर लिया? नाम के हिसाब से कर लिया। अब उनसे पूछो कि रोज़गार नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, उन्होंने उससे संबंधित कोई क्षमता भी हासिल नहीं की। काम अगर आदमी करना चाहे तो काम की कमी नहीं होती। सवाल है काम करना है। तुमने जिस चीज़ की पढ़ाई की, क्या तो उस पढ़ाई का क्या तुम्हारे जीवन में कोई उसका महत्व है? क्या उसको अप्लाई किया? क्या वो शिक्षा तुम्हारे जीवन से संबंधित है? तुम्हारे जीवन के रूपांतरण से संबंधित है? नहीं होगी। वो सिर्फ़ तुम्हारी तनख्वाह से संबंधित है, तुम्हारी सैलरी से संबंधित है, और किसी चीज़ से संबंधित है। सीखने के लिए तो एक मैकेनिक का बच्चा भी सीख जाता है। एक उद्योगपति का बच्चा भी वहीं बैठा रहता है दुकान पे। एक मारवाड़ी का बच्चा भी सीख लेता है, कितना क्या किलो लेना है, देना है। सब्जी-भाजी का भी जो चलाते हैं, उसका बच्चा भी सीख लेता है। लेकिन सवाल ये है टेक्निकल का। अगर कला को देना है, तो तुम क्यों फालतू में 10 साल इतना बर्बाद करते हो बच्चे की? अगर तुम पढ़ा ही रहे हो, शिक्षा दे ही रहे हो, तो उसे 7वीं 8वीं के बाद ही जब उसके अंदर हिंदी लिखना, पढ़ना, लिखना, बोलना, इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना आ जाए, पर्याप्त है। फिर उसके बाद तो सीधा उसको शिक्षा दो ना, टेक्निकल दो ना, क्या करना है? उसको डॉक्टर बनना है, बायो बनना है, तो उसे सीधा टेक्निकल में लेके जाओ। उसे इंजीनियर बन जाए, सीधा टेक्निकल में लेके जाओ। अब वो जाएगा कॉलेज में जाएगा, कॉलेज में जाने के बाद भी कॉलेज पढ़ाई करेगा, तब जाके तो वो इलेक्ट्रीशियन बनेगा, इलेक्ट्रिकल के नॉलेज जानेगा, मैकेनिकल का नॉलेज जानेगा। और चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा तुम उसको प्रैक्टिकल कम कराते हो, थ्योरिकल ज़्यादा कराते हो। थ्योरिकल में उसके दिमाग में कचरा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी शिक्षा व्यवस्था बेकार है। मैं ये कह रहा हूँ कि आधे ज़्यादा पढ़ाई के अब जैसे 5वीं से लेके 12वीं तक का जो शिक्षा है, वो काम की नहीं रहती। उसमें कुछ ऐसी प्रौढ़ता नहीं दिखती। अब तुम हुमायूँ को जान रहे हो, अकबर को जान रहे हो, बीरबल को जान रहे हो, उसको जान रहे हो, उसको जान रहे हो। ठीक है, कोई किताब ले लो, क्या कहानी की तरह पढ़ लो। महाभारत कहानी की तरह पढ़ते हो, रामचरितमानस को कहानी की तरह पढ़ते हो, पढ़ लो। ऐसा तो है नहीं कि पहला युद्ध होगा तो दूसरा युद्ध नहीं होगा, पहले ज़्यादा खूंखार आदमी हो गए हैं इस वक़्त। अब एक छोटे से बच्चे के दिमाग में अगर ये सारी चीज़ें जाएँगी, तो उसका व्यक्तित्व कैसा बनेगा, थोड़ा सोचो।
अगर फिर भी शिक्षा देनी है, तो उसे गीता की दे दो। फिर भी देनी है, राम के आचरण ही समझा दो। मुझे नहीं समझ में आता तुम जो तुम्हारी जो हिस्ट्री की जो पूरी जो व्यवस्था है, जो मेन कहानियों पे पूरी आधारित है, तो उसमें तुम्हारे वो चीज़ें क्यों नहीं है, जो तुम्हारे खुद के सनातन में है? कम से कम उसमें कुछ शिक्षा तो मिलेगी उन्हें। उन्हें कहानियों की तरह मत पढ़ाओ, उन्हें ज्ञान की तरह समझाओ, ज्ञान की तरह पढ़ाओ। कम से कम वो गीता से इस शरीर के अध्ययन का तो समझेंगे। और गीता का ज्ञान या रामचरितमानस का ज्ञान या किसी भी चीज़ का ज्ञान या किसी ग्रंथ का, उपनिषद का या कोई सा भी ग्रंथ, जिस चीज़ का भी अगर उसे ज्ञान देते हो, तो उसे कथावाचकों की तरह बस मत देना। उसे भी वो रटाना नहीं, उसके सार को समझाना। और सबसे बड़ी शिक्षा तो मैं तो कहता हूँ गीता की। हर बच्चे को श्रीमद् भागवत गीता आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, पता होना चाहिए। वास्तविक जो ग्रंथ है वो हमारा वही है, क्योंकि वो उसके मन को नियंत्रण करना सिखाएगा, उसके शरीर को, उसकी अवस्था को, उसकी बॉडी को, उसके जीवन को निखारने में वही मदद करेगा। वही उसका मेन बेस बनाएगा। कम से कम हिस्ट्री का जो चैप्टर है ना, उसकी जगह भागवत गीता ही को रखो। कम से कम जीवन के पहलू को तो समझना जानेगा, सीखेगा, समझेगा। तभी तो वो शिक्षा के प्रति भी अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकेगा। तभी तो ध्यान में जाएगा, योग में जाएगा, अभ्यास में जाएगा। उसे एक योगी होना चाहिए। हमारी सनातन परंपरा क्या है? एक योगी है, एक गुरुकुल की। हम योग सीखते थे, विद्याएं सीखते थे, पर हमने वो सब छोड़ दिया। क्योंकि हम जब अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को विकसित करेंगे, तभी तो हम बाकी सामाजिक शिक्षाओं को तो हम यूं निकाल लेंगे। साइंस तो हमारे हाथ में आ जाएगा। साइंटिस्ट होता कौन है? अगर तुम साइंटिस्ट को पूर्णता से अगर देखोगे, उसकी गहराई में देखोगे, तो तुम्हें उसके अंदर कोई ना कोई यौगिक मिलेगा। उसकी मन की प्रतिभा अलग मिलेगी। हर इंसान आइंस्टाइन क्यों नहीं बन जाता? हो सकता है आइंस्टाइन जो है अपने समय में अपनी क्लास में बहुत गोल्ड मेडलिस्ट ना रहा, बहुत पावरफुल ना रहा, बहुत बुद्धि की उसकी क्षमता ना रही, क्योंकि वहां तो बात रटने की है ना, समझने की है। वहां तो वस्तुओं को इकट्ठा करने की, कचरे को, नॉलेज को। लेकिन बुद्धिमत्ता का विकास तो अलग तरह से होता है ना। आइंस्टाइन जिस मुल्क में रहता था, उस मुल्क को उसे अपने छोड़ के जाना पड़ा दूसरे मुल्क में। क्यों? क्योंकि वहां उसको प्रतिभा नहीं मिली। आज भारत के बहुत सारे प्रतिभाशाली जो नौजवान है, वो अमेरिका चले जा रहे हैं, कतर चले जा रहे हैं, रशिया चले जा रहे हैं, अलग अलग जगह चले। क्यों? क्योंकि वहां यहाँ उनको प्रतिभा का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो सवाल है तुम्हारे व्यक्तित्व के बदलने का, तुम्हारे बुद्धिमत्ता का बदलने का, तुम्हारे स्वभाव का बदलने का। तुम्हारी बुद्धि अगर तेज हो जाएगी, तो पढ़ाई तो तुम यूं ही निकालोगे। पढ़ाई फिर उतने बड़ी मैटर नहीं कर जाता। सवाल है खोजने की, सवाल है संदेह करने की, सवाल निकालने की। लेकिन तुम अभी से पढ़ाई करते हो तनख्वाह के लिए, नौकरी के लिए, चाकरी के लिए। इसीलिए उस पढ़ाई